हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कंटेंट्स के बारे में हम डिस्कशन कर चुके थे। आज हमें कहानी यहां से शुरू करनी है, तो मैं जरा एक हाईलाइटिंग सा कलर ले लूं जिसकी विजिबिलिटी ज्यादा हो। चलिए अब यहां से हम शुरू करते हैं। हम पिछले सेक्शंस में बात कर चुके हैं 1 to 5 हमने सारे डिस्कशंस कर लिए थे। वेरियल प्लेसेस की, अर्लियर सिटीज, इंडस वैली सिविलाइजेशन की मैंने बात की थी, मोहनजोदाड़ो की बात कर ली थी मैंने, हड़प्पा की, लोथल की, धोलावीरा, तमाम जगहों की हमने बातें कर ली थी। उसके बाद हमने नियोलिथिक, पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज के बारे में भी पढ़ दिया था। हमने ये भी देख लिया था कि किस तरीके से अर्लीस्ट लाइफ कहां से आई, किस तरीके से चीजें डेवलप हो रही थी। हमने लेटर वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ दिया। बुक्स एंड बरियल के टाइम पे हमने पढ़ा किस तरीके से आपका अर्ली वैदिक पीरियड है। अर्ली वैदिक पीरियड में मैंने आपको टाइमलाइन भी ड्रॉ करके बताई थी, जो कि मैं चैप्टर में हर जगह जहां पे भी जरूरत पड़ेगी मैं वहां पर आपको टाइमलाइन ड्रॉ करके बताऊंगा। यहां मैंने आपसे कहा था कि 2700 बीसी में आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन आने वाली है और यहां पर 1500 बीसी के आसपास आपका अर्ली वैदिक एरा आने वाला है। ये सारी चीजें मैं आपको समझाता जा रहा था। अब हम बात करने वाले किंगडम्स, किंग्स की, किस तरीके से अर्ली रिपब्लिक्स आते हैं, नए नए किंगडम्स जो इमर्ज होकर आएंगे, जैसे जन बनेंगे, फिर जनपद बनेंगे, फिर जनपद के बाद महाजनपद बनेंगे और फिर बड़े बड़े किंगडम्स आने वाले हैं, इनकी बात की जाएगी। उसके बाद हम न्यू आइडियाज की बात करेंगे, जैसे बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, ये इंपॉर्टेंट जो न्यू आइडियाज आपके इमर्ज हो रहे थे उसके बारे में डिस्कशन होगा। एम्परर अशोक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि ग्रेटेस्ट वन अमंग द ग्रेटेस्ट किंग थे मौर्यन एम्पायर के। इंपॉर्टेंट सिटीज की हम बात करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट विलेजेस की बात करने वाले हैं, चाहे हम मथुरा की बात करें या फिर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो पुहर या फिर अरिकमेडू या फिर आपके भरूच, ऐसी जरूरी जगहों की बात करेंगे। हम बात करेंगे जो नए ट्रेडिंग्स होंगी, जो ट्रेडर्स होंगे, किंग्स होंगे। पिलग्रिमेज में हम फाहिन की बात करेंगे कि फाहिन किस तरीके से आया था, और फिर यूनसंग की बात करेंगे जो चाइना से आते हैं बुद्धिज्म की इंपॉर्टेंट टीचिंग्स को कलेक्ट करने के लिए। न्यू एम्परर्स आने वाले हैं, समुद्रगुप्त का डिस्कशन होगा यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे चोलास का, चेरियास का और फिर पांड्यास का। पल्लव डायनेस्टी की बात करेंगे, चोला डायनेस्टी की बात करेंगे, पुलकेशन, हर्ष, इन सारे लोगों के हम डिस्कशंस करने वाले हैं, उनके किंगडम के बारे में समझने वाले हैं। और फाइनली हम जो हमारा 12th चैप्टर उसमें पढ़ेंगे किस तरीके की बिल्डिंग्स थी, चाहे वो स्तूपा है या फिर वो टेम्पल्स हैं, ये सारे डिस्कशंस मैं आपसे करने वाला हूं फाइनली जो हमारा 12th चैप्टर होगा उसमें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे 6 चैप्टर से। जिनने भी हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है मैं उनसे अनुरोध करूंगा, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा 1 से 5 जो चैप्टर था उसको आप देख लें। उस समराइज सीरीज को अगर आप देख लेंगे तो आपको काफी अच्छे से ये वाली कहानी समझ में आ जाएगी, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई है। आप जो पिक्चर देख रहे हैं वो इंटरवल के बाद की देख रहे हैं। ये इंटरवल के पहले की कहानी अगर आपको समझनी है तो उसके लिए आपको पुरानी पिक्चर देखनी पड़ेगी, आपको वो सीरीज अटेंड करनी होगी। अब हम बात करें राजास की, पर्टिकुलरली जब हम अर्ली वैदिक पीरियड की बात कर रहे थे वहां पर हमने बात की थी किस तरीके के राजा होते थे। उस समय के राजा को पर्टिकुलरली वो टैक्सेस नहीं लेते थे, स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, स्टैंडिंग आर्मी भी नहीं थी, टैक्सेस भी नहीं ले रहे हैं, इस तरीके से हम समझने वाले हैं। और जो आपका राजा की जो पोस्ट है, ये पोस्ट क्या हेरिडिटरी थी, वो भी हेरिडिटरी भी नहीं थी ये पोस्ट। ये सारी चीजें हमने देखी आपके अर्ली वैदिक पीरियड में। जब हम लेटर वैदिक पीरियड की तरफ पढ़ेंगे तो हम जब लेटर वैदिक पीरियड की तरफ बढ़ेंगे तो मैं इसको ड्रॉ करके बता देता हूं टाइमलाइन पे। यहाँ पर 0 जो है इसको हम कहते हैं बर्थ ऑफ क्राइस्ट, इस तरफ की चीज को एनो डोमिनी कहा जाता है या फिर आप कहते हैं कॉमन एरा, और इस तरफ की चीज को आप पढ़ते हैं BCE या फिर बिफोर कॉमन एरा। अब यहां पर देखिए हम यहां पर ड्रॉ कर रहे थे लगभग 1500 के आसपास, 1500 BC में आपका ऋग्वेदिक टाइम होता है और अर्ली ऋग्वेदिक टाइम होता है। धीरे धीरे जब आप इस तरफ बढ़ने लगेंगे नियरली 1000 BC के आसपास आप देखेंगे कि राजास बनना चालू होंगे। राजास के साथ जो किस तरीके से चेंजेस आएंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। राजास का चूजिंग ऑफ राजास आ जाएगा। राजास में भी पर्टिकुलरली आप देखें जो जन हैं, जो लोग हैं, कॉमन पीपल हैं, जनसंघ कहते हैं जिस तरीके से, या फिर हम जनगणना कहते हैं, मींस द पीपल। जब ये सब एक राजा को चूज करते हैं उस तरीके से डिफरेंसेस चालू हो जाते हैं। एक राजा को जनों के द्वारा चुना जाने लगा और उसके बाद वो राजा बनाया जाने लगा। अब जब राजा बनाया जाएगा तो फिर इंपॉर्टेंट यज्ञ होंगे जो स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट यज्ञ होंगे। उन यज्ञ में से एक इंपॉर्टेंट यज्ञ था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिचुअल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप मान सकते हैं एक यज्ञ होता है। उसके बारे में मैं जरा आपको समझा दूं। अश्वमेध यज्ञ में ऐसा किया करते थे। अब देखिए अश्वमेध यज्ञ जो है उसमें क्या किया जाता था, एक राजा घोड़े को खुला छोड़ देता था। जब घोड़े को आप खुला छोड़ देंगे उस स्थिति में वो घोड़ा जहां तक भाग कर जाएगा वहां तक का साम्राज्य उस राजा का हो जाएगा जिसका वो घोड़ा है। अगर रास्ते में उस घोड़े को कोई और राजा रोक लेता है तो उस राजा को घोड़े वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ेगी। अगर राजा उन घोड़ों को नहीं रोकता है तो वो राजा बुलाए जाएंगे अश्वमेध यज्ञ के दौरान। उनका सिर्फ एक काम रहेगा, उनको आके बैठकर वहां देखना है और कुछ नहीं करना।
यज्ञ में सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट चीजें रहती थी, एक आपका प्रीस्ट इंपॉर्टेंट होगा जो रिचुअल्स को परफॉर्म करेगा, और एक आपके किंग जो राजा है जिसने ये अपना हॉर्स छोड़ा है वो इंपॉर्टेंट होगा। ये दोनों लोग ये सिर्फ इंपॉर्टेंट होते थे और कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता था, बाकी सब मियर स्पेक्टेटर्स थे, वहां बैठ के बस उनका देखने का काम था, आप बैठिए और देखिए, उस तरीके की स्थिति थी। जो राजा था उसको बहुत अच्छी जगह पे बिठाया जाता था, उसकी जो सीट होती थी वो काफी स्पेशल होती थी, ऐसा माना जाता है कि टाइगर की स्किन पे भी उसको बिठाया जाता था। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट होता था अश्वमेध यज्ञ कराना, कोई छोटा मोटा राजा नहीं करा सकता था, उसके लिए जरूरत होती थी पावर की। अब एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आप यहां देखेंगे तो जो आपके वर्ना सिस्टम है, वर्ना सिस्टम कंसोलिडेट होने लगा। वर्ना में हमने बात की थी किस तरीके से ब्राह्मण आने वाले हैं, क्षत्रिय आने वाले हैं, क्षत्रिय के बाद हम डिस्कस कर चुके हैं वैश्य के बारे में और शूद्र के बारे में। ये चतुर्वर्ण आश्रम, यहां पर आप देखेंगे तो ब्राह्मण और क्षत्रिय इंपॉर्टेंट थे, ये दोनों सेक्रीफाइस में पार्टिसिपेट करते थे, साथ में वैश्य भी सेक्रीफाइस में पार्टिसिपेट करने वाले। पर जो शूद्र हैं ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा सेक्रीफाइस से, इनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। जो वैश्य हैं वो सेक्रीफाइस में भी पार्टिसिपेट करते थे और साथ में गिफ्ट्स भी लेकर आते थे, आसपास के जो लोग हैं वो भी गिफ्ट्स लेकर आते थे तमाम प्रकार के। तो ये आप समझ लीजिए इस तरीके से आपका अश्वमेध यज्ञ चलता था। आगे आप समझें, आगे वर्णास की बात करते हैं, किस तरीके से आपके लेटर वैदिक पीरियड में, जो आपका लेटर वैदिक पीरियड है वहां पर आप देखने वाले हैं कि जो वर्ण्स है, जो वर्णास हैं वो कंसोलिडेट हो जाएंगे। लेटर वैदिक पीरियड में जैसे ही वर्णास में कंसोलिडेशन आएगा, रिजिडिटी आएगी, हायरार्की के हिसाब से या फिर बर्थ के हिसाब से उनके कास्ट या फिर वर्ण को डिफाइन कर दिया जाएगा। उसके बाद आप देखने वाले हैं कि गंगा और यमुना का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने लगा, किताबों में लिखा जाने लगा। मैंने आपको बताया था कि अर्ली वैदिक पीरियड में सिर्फ एक बुक लिखी गई जिसका नाम था ऋग्वेद। उसके बाद आप देखने वाले हैं आएगा सामवेद, फिर आएगी यजुर्वेद और फिर आएगी अथर्ववेद। मैं इसको ऐसे याद रखता हूं, री सा या। आप यहां से समझिए री सा या, यहां से आपको क्रोनोलॉजी भी याद रहेगी और हम आगे पढ़ेंगे कि हर किताब में क्या क्या दिया है। पहले की जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में ओनली इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू फायर, इंद्र एज वेल एज सोम, द सोम प्लांट जो इंटॉक्सिकेट करता है, जो नशा करता है, उनको इंपॉर्टेंस दिया जाता था। लेकिन आगे आने वाले वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में आप देखेंगे गंगा और यमुना को भी इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा। फिर आप देखिए साम, अथर्व और यजुर, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं, किस तरीके से इनको कंपोज किया गया और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी इनमें। यहाँ पर रिचुअल्स भी डिफाइन करे जा रहे थे, रूल्स ऑफ सोसाइटी भी डिफाइन किए जा रहे थे, और जो 4 ग्रुप्स बनने वाले हैं आपके, जो मैंने 4 ग्रुप्स आपको बताए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 ग्रुप्स जो है आपके रिजिडिफाई होंगे और इन्हीं को आप कंबाइन करके कहते हैं वर्णास। अब समझते हैं हम सामवेद में क्या है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि 1000 के आसपास हाइम्स जो है, 1000 हाइम्स आपकी कहां पर है, 1000 हाइम्स है आपकी ऋग्वेद में। ऋग्वेद इज कंपोज्ड ऑफ 1000 हाइम्स। उसके बाद आप आगे समझेंगे कि व्हेन ऋग्वेद इज कंपोज्ड ऑफ हाइम्स, सामवेद टेल्स हाउ टू सिंग दीज हाइम्स। इस सिंगिंग की बात करने वाला है सामवेद, कि हम कैसे गाएंगे उन हाइम्स को, ये आपको सामवेद में दिया है। यजुर्वेद बात करने वाला है यज्ञ की, यजनास की। तो आप वाइफ और यज्ञ, वाइफ और यजना याद रखें। तो यथर्वेद जो है आपका, यजुर्वेद है जो, सॉरी, वो आपकी यजना की बात करेगा, वर्शिप की बात करेगा, उनके जो रिचुअल्स फॉलो करने हैं उनकी बात करने वाला है। अथर्ववेद से आप याद रखें, यहाँ पर साइंस की बात की जाएगी, आयुर्वेद की बात की जाएगी, मेडिसिन की बात की जाएगी, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक की बात होगी, वैदिक मैथ्स की बात होगी। ये सारे डिस्कशंस आपके सामवेद में होते हैं, सॉरी अथर्ववेद में होते हैं। तो आपको क्लियर हो गया सामवेद, सात से सारे गामा से याद रखिए, सारे गामा। तो आपको याद रखना है इस तरीके से गाया जाता था। ऋग्वेद जो है उसमें लिखा था, गाना कैसे सामवेद में लिखा गया, यज्ञ कैसे करने यजुर्वेद में लिखा गया, और अथर्ववेद से आप आयुर्वेद, ब्लैक मैजिक, वैदिक मैथ्स, ये सारी चीजें याद रखेंगे। और क्रोनोलॉजी याद रखने के लिए जो मैंने आपको निम्नलिखित बताया उसको याद रखे, री सा या। ओके, यहां तक क्लियर हो गया आपको, री सा या, इसको हम याद रखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। जो मैं आपसे कह रहा था कि यहां पर परेशानी बर्थ से होती है। बर्थ अगर आपका ब्राह्मण्स में हो रहा है तो आप ब्राह्मण हैं, अगर आपका क्षत्रियो में बर्थ होगा तो आप क्षत्रिय हो जाएंगे, वॉरियर क्लासेस। वैश्य में होगा तो आपको फिर ट्रेडिंग वगैरह करनी पड़ेगी, और अगर आपको शूद्र में हो गया तो आप शूद्र हैं। तो बेस्ड ऑन द बर्थ ये सारी चीजें हो गई। ब्राह्मण्स का पर्टिकुलरली काम क्या था, ब्राह्मण्स का एक ही काम था, उनको पढ़ाना है, दे हैव टू स्टडी एंड दे हैव टू टीच वेदास। दो ही इंपॉर्टेंट काम थे ब्राह्मण्स के। उसके बाद आप बात करेंगे जो सेक्रीफाइस परफॉर्म करना है और जो गिफ्ट रिसीव करते हैं, उसका भी पूरा प्रोसीजर ब्राह्मण्स को ही पता होता था। क्षत्रिय जो है उनका काम था लड़ाई करना, दे यूज्ड टू फाइट इन बैटल्स, रूल करना काम था उनका, साथ में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो पीपल हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, ये तमाम काम है।
और जो सेक्रीफाइस है आप देख रहे हैं, सेक्रीफाइस करवाने के लिए ब्राह्मण्स भी परफॉर्म कर सकते थे और क्षत्रियास भी। वैश्य जो है, जो पर्टिकुलरली फार्मर्स है, आपके हर्डर्स हैं, चरवाहे और व्यापारी ट्रेडर्स, ये सारे लोग वैश्य में आते थे और साथ में ये सेक्रीफाइस परफॉर्म कर सकते थे। लेकिन शूद्र की अगर हम बात करें तो उनको सबसे नीचे का माना जाता था, सबसे नीचे की श्रेणी में, 3 के बाद चौथा जो श्रेणी है वहां माना जाता था। इनको रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए अनुमति नहीं थी, दे वर नॉट अलाउड टू परफॉर्म रिचुअल्स। साथ में इनको ये भी देखा गया है, इनसे कहा जाता था कि जो ऊपर के 3 हैं वर्ण, उनको आपको सर्विस देनी है, उनकी आपको सेवा करनी है। और किसी भी आप मान सकते हैं जैसा शूद्र के साथ ट्रीटमेंट होता तो उसी तरीके से विमेन को भी इसी ग्रुप में माना जाता था। विमेन को भी आप देखेंगे वेद पढ़ने नहीं दिया जाता था और रिचुअल में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था, और उपनिषद भी नहीं पढ़ने दी, ये जो आपकी वेदास हैं वो नहीं पढ़ने दी जाती थी। अनटचेबल्स भी यहीं पे ऐड हो जाते हैं। फर्दर आगे आप देखेंगे जैसे सोसाइटी और रिजिडिफाई होगी तो फिर अनटचेबल भी यहीं पे आ जाते हैं। फिर हम बात करने वाले हैं जनपद की। मैंने आपसे बात की जन का मतलब होता है क्या, जना का मतलब होता है पीपल, और संस्कृत में पद इज नोन फॉर फुट। तो जहां पर लोग अपना पैर रखने वाले, कदम रखने वाले, उसका अर्थ हो जाएगा जनपद। क्या आपको समझ में आ गया? जनपद का अर्थ है वेयर पीपल सेट देयर फुट, द प्लेस इज कॉल्ड जनपद। दिस इज अ संस्कृत मीनिंग, जहां पर पद को कहते हैं फुट। कह सकते हैं बहुत सारे जो मंत्र होते हैं वहां पे मंत्र या फिर जो हाइम्स हैं उनमें भी कहीं ना कहीं दिया है। जब आप किसी देवी की पूजा करते हैं तो आप कहते हैं कि त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी, उस तरीके से कि आपके जो पैर हैं, आपके जो चरण हैं, उन पे मैं कमल का फूल रखता हूं, कमल का फूल अर्पण करता हूं आपके चरण, जो आपके चरण हैं उस पर। तो इस तरीके से आप देखने वाले हैं कि पद का अर्थ है फुट और जन का मतलब है पीपल। तो यहां से आता है आपका जनपद। अब जनपद में आप देखने वाले हैं पहले ही बड़े राजा तो थे वहां, यहां पर आप देखने वाले हैं बड़े राजा के साथ साथ हमें कुछ एविडेंसेस मिले हैं कि जनपद कहां कहां पे थी। आप देखिए अतरंजी खेड़ा जो है एटा में, जो आज यूपी में है, वहां पर आपको इस चीज का एविडेंस मिलेंगे। हस्तिनापुर जो है मेरठ के पास में, ये भी उत्तर प्रदेश में, यहां पर भी आपको एविडेंस मिलने वाले हैं जनपद के। पुराना किला दिल्ली के पास में है, यहां पर भी आपको जनपद के एविडेंस मिलेंगे। लोगों का जीवन कैसा था जनपद में, आप देखें वो हट्स में रहा करते थे, कुटिया बनाकर रहा करते थे। मैं इसको आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। इस तरीके से आप देखेंगे लकड़ी का बना दिया जाएगा और इसके ऊपर घास होगी, तो ऐसे करके एक पर्टिकुलर सेक्शन में ऐसे रहा करते थे। तो ऐसे हट्स में रहा करते थे, कुटिया बनाकर रहा करते थे। ये बेसिक फिनोमेना था, ये लाइफस्टाइल थी। उसके बाद कैटल्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स थे उनके लिए। तो कैटल्स है, कैटल्स भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फिर आप लाइफस्टाइल को आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जब हट्स हैं, कैटल्स हैं, तो इनकी जो लाइफस्टाइल होगी बेसिकली इनका जो ऑक्यूपेशन है वो फार्मिंग का होने वाला है। ये ग्रो करते थे व्हीट, बार्ली, बार्ली मतलब जौ। उसके बाद आप देखेंगे तमाम तरीके की दालें उगाई जाती थी। शुगर केन, गन्ने का जो है वो भी फार्मिंग की जाती थी। सीसम जिसको हम तिल कहते हैं, तिल या तिली, वो भी उगाई जाती थी। और मस्टर्ड, राई, ये भी उगाई जाती थी। साथ में आप देखने वाले हैं कि पॉटरी, जिसको मैंने हमेशा यूज बताया आपको, जरा मुझे जल्दी से बता दीजिए पॉटरी के क्या यूज होते हैं। तो पॉटरी भी यहां पर आपको मिलेगी। साथ में आपको एक इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट मिलने वाला है जनपद टाइम का, वो मिलने वाला है पेंटेड ग्रे वेयर्स। आपको इसको याद रखना है, पेंटेड ग्रे वेयर्स, ये आप याद रखेंगे। यहां पर हम बात करने वाले हैं जो पेंटेड ग्रे वेयर्स है, इनकी काफी इंपॉर्टेंट खासियत ये थी, ये काफी स्मूथ थे, काफी फाइन थे टच में, और इनका जो सरफेस था काफी स्मूथ होता था। इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट ओकेशंस पे यूज किए जाएंगे। अगर कोई फेस्टिवल है तब इनको यूज किया जाएगा, या फिर यूज किया जाएगा इसको आपके किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को फूड सर्व करने के लिए। तो फूड सर्व करना है या फिर आपको किसी ओकेशन के लिए चाहिए तभी आप इनको यूज करेंगे, उसके अलावा आप नहीं करने वाले इनको यूज। तो दो तरीके से आपको समझ में आ गया जो पेंटेड ग्रे वेयर्स हैं वो कहां और किस तरीके से यूज होते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं 500 बीसी के आसपास की। 500 बीसी में आप देखने वाले हैं कि जनपद जो है वो और सुपीरियर हो जाएंगे, और ज्यादा पावरफुल हो जाने वाले, सुपीरियर होंगे, पावरफुल होंगे। साथ में इनकी जो कैपिटल्स होंगी वो कैपिटल्स में आप देखने वाले कि फोर्ट्स बनने वाले, और जब जनपद जो है सुपीरियर होंगे, पावरफुल होंगे, तो वो बन जाएंगे महाजनपद। आप समझ गए, जब छोटे छोटे जनपद जो हैं वो साथ में कंसोलिडेट होते हैं, और कंसोलिडेट होने के बाद एक्सपैंड होते हैं। राकेश बहुत बढ़िया, राज बढ़िया, कमलजीत बढ़िया, ओके। तो यहां देखिए, यहां पर आप देखने वाले हैं कि महाजनपद बन जाएंगे जब जनपद कंसोलिडेट होंगे तब। हर महाजनपद की एक कैपिटल सिटी होती थी, और उस कैपिटल सिटी में इन्होंने फोर्ट्स बनाए थे, काफी बड़े बड़े फोर्ट्स बनाए थे। ये फोर्ट्स हमने बात की थी आपसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे भी, कि जो वेस्ट साइड होगी वहां पर आपको सीटाडेल मिलेगा, और जो ईस्ट साइड होगी वहां पर आपको कॉमन लाइफ के या कॉमन लोगों के घर मिलने वाले। ये जो सीटाडेल है इससे भी बड़ा कंस्ट्रक्शन होता था इन फोर्ट्स का, और इन फोर्ट्स को बनाया जाता था बहुत सारे वुड को यूज करके, ब्रिक्स और स्टोन्स को यूज करके।
अगर आप बात करें तो इसके क्या फायदे होते होंगे, तो सबसे पहला परेशानी ये थी कि हमेशा राजा को ये लगता था कि अटैक हो सकता है कभी भी। अटैक से बचने के लिए जो फोर्ट्स हैं आपके प्रोटेक्शन का काम करते थे। उसके बाद आप देखेंगे शो ऑफ। कोई भी बड़ा आदमी है, कोई भी धनी आदमी है, तो उसकी एक आदत होती है वो बड़ा घर बनाएगा। अंबानी साहब हैं, उन्हें इतना बड़ा घर बनाया है, मेरे हिसाब से शायद 9,000 करोड़ या मुझे नहीं मालूम, काफी करोड़ों का उन्हें मकान बनाया है, इतना बड़ा। शायद वो उसमें दिन में 2 घंटे भी नहीं रह पाते होंगे, लेकिन उन्हें अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए इतने बड़े मकान का निर्माण किया है। आपने देखा होगा, एंटीला नाम सुना होगा आपने, जो अंबानी का मकान है। चिरांद यूपी में है, यूपी में नहीं है राकेश, इट्स इन बिहार। तो आप देखिए, जब अंबानी ने जो घर बनाया, इतना बड़ा बनाया घर, तो उसी तरीके से राजा भी अपनी जो वेल्थ है या फिर अपना जो पावर है उसको शो ऑफ करेगा। और जब वेल्थ और पावर को शो ऑफ करेगा तो उसके लिए वो फोर्ट्स बनाएगा बड़े बड़े। उसके अलावा जो उस फोर्ट के अंदर, पर्टिकुलरली उस फोर्ट एरिया के अंदर जो रहने वाला है, उस लोगों पे कंट्रोल करना भी आसान हो जाएगा राजा के लिए। ये सारी वजह थी जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े फोर्ट्स बनाए जाते थे महाजनपद टाइम पे। इसके बाद आप देखने वाले हैं कि किस तरीके से प्लानिंग होती होगी। अब समझिए, इतना बड़ा मेगा स्ट्रक्चर बनाना है। मेगा स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट्स, चाहे ब्रिक की रिक्वायरमेंट है या फिर आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है स्टोन्स की या फिर वुड की या फिर आपको लेबर्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, उन सब की आप रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल करने वाले हैं, इसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। प्लानिंग चाहिए, लेबर रिसोर्सेज चाहिए, मेन, विमेन और बच्चे हजारों की तादाद में, इन नंबर ऑफ थाउजेंड्स, दे वुड बी वर्किंग डे एंड नाइट टू मेक सच अ मेगा स्ट्रक्चर पॉसिबल। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर जैसे ही महाजनपद आता है, स्टैंडिंग आर्मी की बात होने लगी कि एक सैलरी पेड आर्मी आपकी जो साल भर रहेगी, वो चीज आएगी यहां पर। इसको मैं ऐसे समझाता हूं, हमेशा की तरह हमारा जो फॉर्मूला है कि अगर आपको एक बड़ी एम्पायर बनानी, उसके लिए आपको इकोनॉमी पावरफुल चाहिए। यहां पर आप देखेंगे जब महाजनपद बन गया, आपको स्टैंडिंग आर्मी की जरूरत है। स्टैंडिंग आर्मी चाहिए अगर आपको, तो उनको आपको सैलरी पे करनी है। अगर आपको सैलरी पे करनी है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? रेवेन्यू। और यहां से ये रेवेन्यू इकट्ठा करने लगेंगे और रेवेन्यू इकट्ठा करके ये बनाने वाले हैं कॉइन्स। कॉइन्स पे पंचिंग होने वाली है। और यहां पर हमने अभी तक नंबर ऑफ महाजनपद की बात नहीं की। मैं आपको बताता हूं, 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 के एम्पायर इज इक्वल टू इकोनॉमी। ठीक है, तो 16 महाजनपद थे। 16 का हम एक बार देख लेते हैं। वेस्ट से ईस्ट की तरफ हम बढ़ेंगे और हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कंबुज। कंबुज बहुत ही इंपॉर्टेंट महाजनपद था। फिर आता है गांधार। गांधार के बाद आएगा कुरु। कुरु के बाद आने वाला है आपका पंचाल, कौशला। फिर आएगा मल्ल। यहां मल्ल जो है, यहीं से आपके बुद्धा बिलोंग करते थे। बुद्धा बिलोंग टू साक्य क्लैन ऑफ मल्ल महाजनपद। वज्जी, यहां पर आपके वर्धमान महावीर जो हैं, जैनिज्म से रिलेटेड जो थे, वो यहां से बिलोंग करते थे। महावीर, महावीर बिलोंग टू वज्जी। फिर आप देखें मगध, अंग, काशी, वत्स। यहां पर आप देखें अवंती, सुरसेना, मत्स्य, यहां पर असका, और यहां पे छेदी या फिर चेटिया कहते थे इसको। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट महाजनपद हमने सर्कल आउट कर लिया। हमने समझ लिया कि किस किस प्रकार के महाजनपद होने वाले हैं। अब आगे हम समझते हैं, मैंने हमेशा आपको बताया है कि अगर हम E इक्वल टू E वाले फॉर्मूले को लें तो हमें रेवेन्यू चाहिए। वी नीड रेवेन्यू फॉर इकोनॉमी बिकॉज रेवेन्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इकोनॉमिक ग्रोथ। आपको बात समझ में आ रही है? अगर जीडीपी ग्रोथ में कहीं ना कहीं रेवेन्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। रेवेन्यू आपका कहां से आने वाला है? रेवेन्यू आने वाला है आपका टैक्सेस से। अब इंपॉर्टेंट यह है समझना कि टैक्सेशन सिस्टम कैसा है। अर्ली वैदिक पीरियड में हमने देखा था कि जो किंग है, किंग वाज नॉट अलाउड टू टेक टैक्सेस। अब आप लेटर वैदिक पीरियड में ये देखेंगे, एक नई डेवलपमेंट होकर आती है कि अब किंग्स जो हैं, दे आर अलाउड टू टेक टैक्सेस, और वो टैक्सेस कलेक्ट करते हैं। आप देखिए किस तरीके से टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं। पहले जो टैक्सेस थे वो कहा जाता था वॉलंटरी इन नेचर थे, कि आपको देना है दीजिए, नहीं देना नहीं दीजिए। अब आपके जो टैक्सेस हैं वो हो जाएंगे आपके मैंडेटरी। आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे। पर्टिकुलरली ऑफिशियल्स अपॉइंट होंगे इस चीज के लिए, जो कि टैक्सेस कलेक्ट करने वाले हैं। चाहे फार्मर है, फार्मर की बात करें तो फार्मर को टैक्स देने, फार्मर टैक्स देगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोड्यूस। अगर उन्हें जिस भी प्रकार की खेती कर रहे हैं, 1/6 ऑफ देयर प्रोड्यूस, 1/6 ऑफ प्रोड्यूस आपको देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, जिसको कहा जाता था भागा। भागा, या फिर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो भाग पढ़ेंगे। हिंदी में अगर आप इंग्लिश में पढ़ते तो एक ए ऐड हो जाता है। तो भागा जो है वो आपको देना पड़ेगा फार्मर्स को। जो आपके ट्रेडर्स हैं उनको भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडर्स वहां पर जो मार्केट में ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटीज करने वाले हैं उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता था, ड्यूटीज लगाई जाती थी, और वो ट्रेडर्स पे करते थे।
जो आपके क्राफ्टमैन है, क्राफ्टमैन आप देखेंगे कि इनका काम था चीजें बनाना, तो राजा के लिए ये एक दिन महीने में काम करते थे और राजा के लिए चीजें बनाते थे। तो दे यूज टू गिव टैक्स इन द फॉर्म ऑफ लेबर, फार्मर इज गिविंग टैक्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोड्यूस। आप देखिए यहाँ पर जो कल्चरल जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसके फॉर्म में फार्मर को दिया जा रहा है। यहाँ पर ट्रेडर जो है वो आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे देगा पैसा, क्राफ्टमैन जो है वो लेबर के फॉर्म में देने वाला है, और जो हर्डमैन है, जो आपके हर्ड्स हैं, जो वो क्या करेंगे, हर्ड्स आप समझते हैं जो जानवर पालने वाले, वो एनिमल्स देंगे किंग को, वो एनिमल्स देने वाले किंग को। हंटर्स की बात करेंगे तो आप हंटर और गैदरर ये फॉरेस्ट में जाते हैं, तो जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो लेकर आएंगे किंग के लिए, तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस देने वाले हंटर गैदरर्स। इस तरीके से पूरा टैक्सेशन सिस्टम चलता था। आगे बढ़ते हैं, तो जैसा कि आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपकी पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आपको फूड की जो सप्लाई है उसको आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। सिंपल इकोनॉमिक्स, फूड सप्लाई इंक्रीज करने के लिए आपको एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट लाने होंगे, जो हमने भी कोशिश की थी 1960s के आसपास, 96 पर्टिकुलरली देखे हम तो हमारे यहाँ क्या आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, जहां पर हमने फूड में हमने सफिशिएंसी पाली थी, वी एस्टैब्लिश फूड सफिशिएंसी। अब यहां पर हम देखने वाले हैं, यहां पे भी कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आएंगे जिससे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट्स होंगी और इतने बड़े साम्राज्य, इतने बड़े किंगडम को आप सस्टेन कर पाएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले किया वो किया आयरन ने। जो आयरन प्लॉथ है उससे आप जो गीली मिट्टी है, क्लेई सॉइल है, उसको भी आप काफी अच्छे से प्लॉइंग कर सकते हैं। जो आपकी खेत है उसको आप अच्छे से जोत सकते हैं, और अगर आप खेत को प्रॉपर्ली उसको सर्कुलेट करेंगे उसकी सॉइल को, तो आपको काफी आसानी से अच्छी खासी फसल मिल जाएगी। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी। पैडी मतलब धान, इसको पहले सीधे इसके बीज लगाए जाते थे जिससे आपकी प्रोडक्शन कम रहती थी। आगे आप देखने वाले हैं कि जो पैडी है उसको पहले अलग से लगाया जाएगा, फिर जब उसके थोड़े थोड़े पौधे आ जाएंगे, जो आज भी हम नर्सरीज में करते हैं, बाद में उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। ये चीज तब से चल रही है, महाजनपद के टाइम से ये चीज चल रही है। अब एक बात देखिए, आप ट्रांसप्लांट तो करना है, लेकिन इतने बड़े एरिया में आपको एक एक पौधा लगाना होगा, एक एक प्लांट को आपको प्लांट करना होगा, उसमें कितना हार्डवर्क लगने वाला है, कितनी मेहनत लगने वाली है। और वो हार्डवर्क और वो मेहनत करने वाले हैं दासास एंड दासीज। जो दास और दासीज हैं, जिनको मैंने आपको बताया था राजा जीत लेते थे लड़ाई में, उन लोगों को ये चीजें करनी पड़ेगी, वो काम करते थे स्लेव्स का। और साथ में एक और नाम आपको याद रखना है, कमकाराज। ये कमकाराज इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। आपसे कभी भी मैच द कॉलम में या फिर इनकी डेफिनेशन या फिर कमकाराज इज रिलेटेड टू पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कमकाराज इज रिलेटेड टू लेटर वैदिक पीरियड। तो कमकाराज वो लोग होते थे जिनके पास खुद की जमीन नहीं होती थी, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स। तो यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दे वर लैंडलेस, दे डिड नॉट हैव लैंड ऑफ देयर ओन। तो अगर उनके पास जमीन नहीं होगी तो वो दूसरे का काम करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो जो पैडी की फील्ड में आप काम करवाएंगे वो कराएंगे दासास से, दास हैं, दासी हैं, इनसे काम कराएंगे, और कमकार से काम कराएंगे। इन तीनों से आप काम करवाने वाले हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में दो बातें आप समझ गए होंगे अभी तक। आगे समझते हैं, आगे हम बात करने वाले मगध की। अब आप देखिए मगध जो साम्राज्य वो इतना बड़ा कैसे बन गया। इतना बड़ा साम्राज्य कब होता है यह हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि किसी भी किंगडम को बड़ा करने के लिए इकोनॉमी की भी जरूरत है आपको, रेवेन्यू की भी जरूरत है आपको, एग्रीकल्चर की भी जरूरत है आपको, और आर्मी की भी जरूरत है। इतनी सारी चीजें कहां से आने वाली है? तो इतनी सारी चीजें किस तरीके से आएंगी ये समझिए कि जो गंगा और सोन है इसके कॉन्फ्लुएंस पे बसा है मगध। अब रिवर्स के जो कॉन्फ्लुएंस में अगर मगध बसा है तो इससे आपके रिवर्स से पानी से पर्टिकुलरली आप देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाता है, वाटर सप्लाई मिलने लगती है, जो सिविलाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने शुरू में भी आपको बताया, चाहे आप नाइल की बात करें, चाहे आप बात करें मेसोपोटामिया की, जहां पे हम टिग्रिस और यूफ्रेटिस जो महान नदियां हैं उनकी बात करते हैं, या फिर हम आज के समय बात करें गंगा नदी की बात कर लीजिए या इंडस वैली की, हर जगह पर नदी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है सिविलाइजेशन के लिए। रिवर इज कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ अ सिविलाइजेशन, रिवर इज द लाइफ लाइन ऑफ सिविलाइजेशन। ये आप कोट लिख सकते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कोट क्योंकि अगर आज के समय रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में चर्चा होती है, जैसे आपका केन बेतवा है, केन बेतवा रिवर लिंक की बात होती है, और भी जगह बात होती है कि आप जो आपके हिमालयन रिवर्स हैं उनको आप पेनिनसुलर रिवर से कनेक्ट कर दीजिए, लिंक कर दीजिए, तो वहां पर आप लिख सकते हैं ये वाला कोट जो है, रिवर्स आर द लाइफ लाइन ऑफ अ सिविलाइजेशन। फिर देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट रिवर्स गंगा और सोन वहां पर है, पानी होना बहुत जरूरी है। रहीम का एक दोहा है जो मैं आपको सुनाता हूँ, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गयो जो उबरो मोती मानस चून। उसी जैसी स्थिति आ जाती है अगर पानी नहीं हो। पर जो मगध है उसके पास में बहुत सारा पानी,
गंगा भी है और सोन भी है, दो बड़ी नदियां हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाता है। और जो सॉइल है वो फर्टाइल है। अगर फर्टाइल सॉइल है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी अच्छा होगा और फॉरेस्ट भी होंगे। फॉरेस्ट होने से आपको ये समझ लीजिए एलिफेंट्स मिल जाएंगे आर्मी के लिए, साथ में आपको वुड मिल जाएगा जिससे आप बना सकते हैं घोड़ा गाड़ी बना लीजिए, आप बना लीजिए बैलगाड़ी बनाइए, या फिर बड़े बड़े जो फोर्ट्स बनने हैं उनके लिए भी आपकी जो वुड की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी इन फॉरेस्ट से। उसके बाद मगध के पास में ही आयरन माइंस थी। आयरन माइन होने की वजह से इन्होंने टूल्स बनाए और साथ में बनाए वेपन्स। तो टूल्स और वेपन्स बनाना शुरू किया इन्होंने मगध की आयरन माइंस की वजह से। अब हम बात करते हैं कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर्स जो आए, जैसे बिंबिसार और फिर उनके बेटे अजातशत्रु, और उसके बाद आए महापद्मनंदा। ये दो तीन लोग जो हमें याद रखने काफी इंपॉर्टेंट रूलर्स रहेंगे ये मगध साम्राज्य के, मगध किंगडम के। फिर आप आ जाइए आगे। जी हाँ, एलिवेल सॉइल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो मगध था, मगध का इनिशियल लेवल पे आपका जो कैपिटल रहेगा वो रहेगा राजगीर। जो राजगीर है उसको आज के समय राजगीर कहते हैं, उस समय उसको कहा जाता था राजगृहा, जो कि बिहार में है। लेटर ऑन इसको कन्वर्ट करके पाटलिपुत्र बना दिया जाता है, जो कि है पटना। पटना या पाटलिपुत्र बन जाता है मगध का कैपिटल। इसके साथ कहानी जाननी जरूरी है हमें सिकंदर की। सिकंदर या अलेक्जेंडर, सिकंदर जिसको हम अलेक्जेंडर कहते हैं इंग्लिश में, वो विश्व विजेता बनना चाहता था, वो दुनिया पर राज करना चाहता था। और ये बचपन से ही एक सपना लेके ये चल दिया कि मुझे इस पूरी दुनिया पर राज करना है। जब ये काफी छोटी उम्र का था, इसने अपनी फौज को लिया और इजिप्ट, वेस्ट एशिया, इन तमाम जगहों को जीत लिया। उसके बाद इसकी पूरी फौज पहुंचती है ब्यास। ब्यास नदी के पास जब पहुंचती है, जो कि इंडस की ट्रिब्यूटरी है, आप ये समझिए ये आपकी व्यास नदी है और यहाँ पर इनकी फौज थी, यहाँ पर उनकी पूरी आर्मी है। ये ईस्ट में नहीं जा रहे थे, ये ईस्ट है, यहाँ पर पूरा मगध साम्राज्य था। इनकी जो आर्मी है इनने मना कर दिया था ईस्ट जाने के लिए। क्यों मना कर दिया था? क्योंकि इनको ऐसी खबर मिली थी, इनको ऐसी खबर मिली थी कि आपका जो मगध साम्राज्य है उसकी फौज बहुत बड़ी है, उसके पास बहुत सारे हाथी हैं, बहुत सारे घोड़े हैं, बहुत सारे सोल्जर्स हैं जो हमें आसानी से खत्म कर सकते हैं, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हमें अपनी जान प्यारी है। और यहां से उनकी फौज वापस लौट जाती है और अलेक्जेंडर का सपना अधूरा रह जाता है विश्व विजेता बनने का, और रास्ते में वो मर जाता है। आगे हम बात करने वाले हैं वज्जी की। वज्जी जहां से आपके वर्तमान महावीर बिलोंग करते हैं, इनका हम डिस्कशन करते हैं। ये गण या संघ था। गण का अर्थ होता है ग्रुप ऑफ पीपल, और जो संघ होते हैं, संघ का अर्थ होता है एसोसिएशन। जैसे आपने पढ़ा होगा राष्ट्रीय सेवक संघ, एसोसिएशन। और ये चीजें संघ या एसोसिएशन बनते थे। वज्जी उनमें से एक था जिसमें एक रिपब्लिकन टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी। कहने का मतलब यह है कि यहां पर एक किंग नहीं था, देयर वाज नो वन किंग। वन किंग वाला आइडिया नहीं था यहां पर, बल्कि यहां पर मल्टीपल किंग्स थे। मल्टीपल किंग्स होंगे या मल्टीपल रूलर्स होंगे जो छोटे छोटे प्लेसेस को रूल करेंगे, और ये पूरे वज्जी पे कंट्रोल होता था। वज्जी का जो कैपिटल है वो वैशाली। और इसके साथ आप देखेंगे जो गवर्नमेंट है वो काफी डिफरेंट फॉर्म की रहने वाली, बहुत सारे राजा थे। अगर कोई रिचुअल्स परफॉर्म करने हैं, कोई डिस्कशन करना है, कोई डिबेट करना है, तो वहां पर आप देखने वाले हैं कि सारे जो रूलर्स हैं वो मिलकर इन सारी चीजों को करते थे। यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट बात देखने मिलेगी आपको, जो वुमेन हैं, दास हैं और कम्मकाराज हैं, इनको कहीं भी इंपॉर्टेंट प्लेस नहीं मिलने वाली है डिस्कशंस में या रिचुअल्स में। विमेन, दासाज एंड दासीज एज वेल एज कम्मकाराज, दे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डिस्कशंस एंड रिचुअल्स। बुद्ध और महावीर भी इसी तरीके का, मैं बता रहा हूं आपको, जो संघ है, संघ या गण, इस तरीके की जगह से, इस तरीके के महाजनपद से बिलोंग करते थे। बुद्ध जो है आपके, मैंने बताया मल्ल जो महाजनपद था वहां से बिलोंग करते थे, और वज्जी से आपके वर्तमान महावीर बिलोंग करते थे। अब यहाँ पर बहुत सारे जो राज आप समझ सकते हैं, जैसे मगध है बहुत ही पावरफुल है, और भी बहुत सारे जो महाजनपद थे वो एक दूसरे को आप कह सकते हैं एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। वो चाहते थे कि हम अपने एरिया को और ज्यादा एक्सपेंड करें, और वो अपना जो इन्फ्लुएंस है उसको एक्सरसाइज करने का प्रयास करते थे। पर उसके बावजूद भी 500 एडी तक ये सस्टेन करते रहे, और 500 एडी तक ये चलते रहे। मतलब आप ये समझिए यहाँ 500 साल तक ये चलते रहे। 1500 साल पहले ही जाकर, हमसे 1500 साल पहले ही आप समझ सकते हैं ये संघ या फिर ये गनाज खत्म हुए, जब गुप्तास ने इनको कंप्लीटली कैप्चर कर लिया। इसके पीछे बहुत अच्छी कहानी है जो आपकी किताब में दी है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जो अजातशत्रु है, जो आपके मगध के राजा होने हैं पॉपुलर, मैंने यहाँ पे आपको बताया भी है, अजातशत्रु ये हमला करने का सोचते हैं वज्जी पर। तो ये बुद्ध कंटेम्पररी थे अजातशत्रु और बिंबिसार के। इनसे पूछा जाता है कि क्या मैं वज्जी पर हमला करूं? तब बुद्ध ये बताते हैं, जो उनकी दिग्निकाय किताब है उसमें ये दिया है, बुद्ध की दिग्निकाय किताब में ये दिया है, जो अजातशत्रु एंड वज्जी की चर्चा कर रहा हूं मैं, ये दिग्निकाय किताब में दिया गया है
कि बुद्ध ने कहा था अगर वज्जी के लोग ये जो मीटिंग्स होती हैं, ये जो असेंबलीज हैं, ये करते रहेंगे, अगर वो साथ में काम करेंगे, साथ में मिलकर काम करेंगे, जो उनके रूल्स हैं, जो उनके नियम हैं, उनका पालन करेंगे, बड़ों की इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे, महिलाओं को फ्री छोड़ेंगे, अगर वो आजाद रहेंगी, उनको स्लेव नहीं बनाया जाएगा, और जो बुद्धिस्ट भिक्षुज हैं या फिर ब्राह्मण्स हैं उनके लिए चैत्य होंगे या श्राइन्स बने होंगे और उनको मेंटेन किया जाएगा, और जो महान लोग हैं, जो पढ़े लिखे ज्ञानी लोग हैं, उनका सम्मान किया जाएगा, तो वज्जी हमेशा ही प्रॉस्पर करेगा, हमेशा ही फलता फूलता रहेगा। ये वाली बात बुद्धा ने कही थी वज्जी के बारे में। आप समझ गए होंगे। इसीलिए 500 एडी आने तक यहाँ के जो संघ हैं वो चलते रहे। मैंने आपको 500 एडी ड्रॉ करके भी बताया था। 500 एडी आने तक यहाँ पर आपका पूरा संघ जो है वो चलता रहा। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल एंगल की। हमेशा मैं इंटरनेशनल चीजों की आपसे बात करता हूं। अब यहाँ पर मैं बात करना चाह रहा था इंटरनेशनल लेवल की, जो ग्रीस और एथेंस है। यहाँ पर आप देखेंगे 500 बीसी के आसपास, 500 बीसी, यहाँ पर आप देखिए 0 से 500 साल पहले यहाँ पर डेमोक्रेसी कहते थे इस गवर्नमेंट को। एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी जिसको डेमोक्रेसी कहा जाता था, और ये लगभग 200 साल चलती है। इसमें जैसा हमारे वज्जी का सिस्टम था उसी तरीके का सिस्टम यहाँ पर भी था। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम सिस्टम रहने वाला है। जो 30 से ऊपर की उम्र के लोग होते थे, जो मेन होते थे, उनको फुल सिटीजनशिप दी जाती थी उनकी सिटीज की। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो सारे सिटीजन हैं उनको मीटिंग अटेंड करनी है। जो इंपॉर्टेंट जो आपकी अपॉइंटमेंट्स होने वाली है वो लॉटरी से होने वाली है। लॉटरी सिस्टम से इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होंगे, और साथ में जो विमेन है या फिर जो स्लेव हैं उनको सिटीजन्स कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये जो स्लेव्स हैं ये माइंस में काम करेंगे, बिल्डिंग्स बनाने का काम करेंगे, लेकिन इनको सिटीजन्स नहीं माना जाएगा। साथ में जो आपके ट्रेडर्स हैं उनको भी सिटीजन्स नहीं माना जाता था। ये आपको याद रखना है ग्रीस या एथेंस के बारे में। तो यहां तक हमने चर्चा कर ली है। एक बार मैं आपके लिए समराइज करता हूं। आप देखेंगे जनपद, जना, फिर यहां से आप आगे आएंगे तो यहां आप देखने वाले जनपद, इसके आगे हम देखने वाले महाजनपद। यहां तक हमने समझ लिया था इस चैप्टर में। महाजनपद के बाद कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपद, जहां पे हमने बात की मगध की, मगध के बाद हमने बात की वज्जी की, वज्जी के साथ हमने बात यह भी की कि बुद्ध और जैनिज्म कहां से ओरिजिनेट हुए। जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी उसकी हमने बात की वज्जी में, संघ या फिर आपकी गना, इस टाइप की गवर्नमेंट थी। जो महाजनपद रहने वाले ये रहेंगे 16, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। डेमोक्रेसी के बारे में हमने बात की, जो डेमोक्रेसी आपकी ग्रीस और एथेंस में रहने वाली है, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। तो यहां तक हमने इस चैप्टर को समअप कर लिया है। जी हाँ, कह सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, डेमोक्रेटिक भी कह सकते हैं, या फिर यह कह सकते हैं मल्टीपल नंबर ऑफ रूलर्स थे। यहां पर एक किंग नहीं होने वाला, ऑटोक्रेटिक नहीं होने वाले हैं। यहां पर मल्टीपल रूलर्स थे जो असेंबलीज में बैठ के डिसीजंस लेते थे। हम ऐशो आराम रहने वाले हैं इनके जीवन में। और ये भी 500 बीसी की बात है, जब आपके ग्रीस और एथेंस में डेमोक्रेसी थी, वहीं की बात कर रहा हूं मैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया 500 बीसी में ग्रीस और एथेंस में रहने वाली है डेमोक्रेसी। तो ये एक क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे, क्षत्रिय वर्ण था इनका। द वर्ण ऑफ बुद्धा वाज क्षत्रिय। ये अपने घर को छोड़ देते हैं लगभग 29 ईयर्स की एज में। ये अपने घर को छोड़ते हैं इन द सर्च ऑफ ट्रुथ, इन द सर्च ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने पूरे धन धान्य, धन दौलत, ऐशो आराम, सब चीजों को छोड़ देते हैं और निकल जाते हैं अपने रास्ते पे सत्य की तलाश में। ये मेडिटेट करते हैं पीपल के पेड़ के नीचे, जहां पर इनको एनलाइटनमेंट होता है, जहां पर इनको सत्य की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस जगह का नाम है बोध गया, जो आज बिहार में है। यहां जैसे इनको एनलाइटनमेंट होती है, यहां से उनका नाम पड़ जाता है वाइज वन। वाइज वन, या फिर उसको ही हम कहते हैं बुद्धा। आगे जैसे ही बुद्धा को बोध गया से ज्ञान प्राप्त होता है, ये पहुंचते हैं सारनाथ, और सारनाथ पहुंच के अपनी पहली टीचिंग देते हैं। फर्स्ट सरमन जो होने वाला है बुद्धा का, वो होने वाला है सारनाथ में, जो कि वाराणसी के पास है। यहां पर ये अपना फर्स्ट सरमन देने वाले हैं, और फिर अपनी पूरी जीवन ये ट्रैवल करते रहेंगे। ऐसा कहा जाता था कि एक दिन में 28 किलोमीटर वॉक करते थे बुद्धा, और जो भी मिलता था उसको अपनी टीचिंग्स देने लगते थे। अब हम बात कर रहे थे बुद्धा की, तो पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। बुद्धा की जो लाइफ है उससे हमें बहुत सारी चीजें मिलती है। उन्होंने एनलाइटनमेंट का जो नॉलेज है, जो भी चीजें उन्होंने सीखी, वो पूरी एनलाइटनमेंट को वो शेयर करते हैं। वो कहते हैं जीवन जो है वो दुख से भरा है। द लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स, सफरिंग्स ऑफ डिजायर्स। If you want something and if you don't get it, you become sad. You start suffering because of it.
that is called tanha or thirst. When you have desires and they are not fulfilled, then it generates thirst in you, that is called tanha. ये प्राकृत शब्द है. आप इसको कैसे रिमूव कर सकते हो इसके बारे में भी बताया. बुद्धा सेज लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स, देन बुद्धा सेज दीज सफरिंग्स कैन बी रिमूव्ड. These sufferings can be removed by taking a moderate path, जिसको आप कहते हैं मध्यम मार्ग. Not going to the extremes. You go to plus infinity and you go to minus infinity. These are extremes. Buddha says balance your life on zero. Not going too extreme on any ends. इसी को बुद्धा ने कहा मध्यम मार्ग. ये वो हमेशा टीचिंग सिखाते थे. उन्होंने ये कहा कि कोई भी किसी भी प्रकार का आदमी हो, किसी भी पेशे में हो, किसी भी आपके ऑक्यूपेशन में हो, यू हैव टू रिस्पेक्ट हिम, यू हैव टू रिस्पेक्ट हिज लाइफ. अहिंसा के बारे में भी बुद्धा कहीं ना कहीं बात करते थे. यूज्ड टू टॉक अबाउट नॉन हार्मिंग. इतने टाइटली बात नहीं करते थे, इतना एग्जैक्टली बात नहीं करते थे जैसा हम जैनिज्म की बात करेंगे. जैनिज्म वाज वेरी स्ट्रिक्ट इन अहिंसा, बट बुद्धा was lenient in the definition of ahimsa, but still he talked about respecting the lives of any kind. उसके बाद आप बात करेंगे कर्मा. कर्मा की बात करते हैं बुद्धा. He says that your karma, your good or bad deeds in this birth as well as in next birth should be thought and done. आपको बुरे कर्म जो होंगे उससे आपका जो कर्मा है उस पर असर पड़ेगा, आपके अच्छे कर्म होंगे तो उससे भी आपके कर्मा पे असर पड़ेगा इस लाइफ में और दूसरी लाइफ में भी. मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूं कि जो बुद्धा है वो प्राकृत लैंग्वेज में पढ़ाते हैं. प्राकृत लैंग्वेज में पढ़ाने का एक फायदा था कि दिस लैंग्वेज वाज द लैंग्वेज ऑफ लोकल्स. जो रीजनल लोग हैं उन सब लोगों की लैंग्वेज थी ये प्राकृत. ये काफी आसान बना देता है. उन्होंने एक और बात कही कि आप किसी भी चीज को हाथ जोड़कर सुनकर मान ना ले. यू हैव टू बी रैशनल, यू हैव टू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस. जब आप रैशनल होते हैं, जब आप सवाल पूछते हैं, तब आपको समझ में आता है कि उस चीज को आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं. ये मैंने अपनी मॉडर्न की क्लास में भी आपको बताया था, जहां पर अक्षय कुमार दत्त कहते हैं कि रैशनलिज्म इज योर ओनली प्रिसेप्टर. उसी तरीके से यहां पर भी बुद्धा भी यही बात कर रहे हैं कि आपको किसी भी चीज को यूं ही एक्सेप्ट नहीं कर लेना है. यू हैव टू ऑलवेज कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस. किसा गौतमी की कहानी में ये होता है कि इस महिला का जिसका नाम था किसा गौतमी, इसके बच्चे की डेथ हो जाती है. आप यहां देख रहे हैं बच्चा जो ये यहाँ डेड पड़ा है. ये औरत रोते रोते आती है बुद्धा के पास और बुद्धा के पास आके कहती है, हे बुद्धा मेरी हेल्प करें, आपके पास ज्ञान है, आप समझदार हैं, आप मेरे बच्चे के अंदर जीवन वापस ला दीजिए. इसने जीवन देखा ही कहां, इतनी जल्दी मर गया. इसको जीवन देखना है, इसको आगे जीना था, ये तो ऐसे ही मर गया, यही मेरा सहारा था, मैं क्या करूं. आप इसका जीवन वापस लौटा दीजिए, आप इतने शक्तिशाली हैं, आप ऐसा कर सकते हैं. बुद्धा उस औरत की फीलिंग्स को समझ पा रहे थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इस बच्चे के अंदर जान डाल दूंगा. आई विल गिव हिम हिज लाइफ बैक, आई विल गेट हिज लाइफ बैक. ये बुद्धा ने कहा. और बुद्धा ने कंडीशन रखी कि आप एक बाउल लीजिए इस तरीके का एंड गेट मी 1 हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड. मस्टर्ड राई का दाना जो आप खाने बनाने में यूज करते हैं. उन्होंने कहा कि जाइए और एक मुट्ठी राई का दाना लेके आ जाइए आप कहीं से भी, किसी भी घर से. फिर बुद्धा एक कंडीशन रखते हैं. कंडीशन ये थी, बुद्धा ने कहा गो टू अ हाउस एंड ब्रिंग मस्टर्ड. और ऐसे घर में जाना है, गो टू दैट हाउस इन विच नोबडी हैड डाइड एवर. कोई किसी घर में ऐसे घर से लेकर आओ जहां से कोई मरा ना हो. यहां पर आप समझ में आएगा, यहां पे इसको औरत को जैसे ये हर घर में जाती है कटोरा लेके और जाके हर घर में पूछती है कि भाई साहब एक कटोरी राई दे दीजिए, एक कटोरी राई दे दीजिए. वहां पर फिर वो बोलती है लेकिन आपके घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई, आपके घर में कोई मरा तो नहीं है. वो बोलते हैं बहन जी कैसी बातें कर रहे हैं, अभी थोड़े साल पहले दादाजी मर गए. कोई कहता है कि मेरी मम्मी थोड़े साल पहले मर गई, कोई कहता है मेरे पापा थोड़े साल पहले मर. इस तरीके की सारी चीजें हो रही थी. वो औरत परेशान हो गई. वो औरत समझ नहीं पा रही थी कि मुझे अपने बच्चे की जान बचानी है और यहां पर कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो. जब ये चीज हुई, वो औरत खाली कटोरा लेकर बुद्ध के पास आती है और उनके चरणों में गिर जाती है और कहती है मैं आपकी बात समझ. ये तरीका था बुद्ध का चीजों को समझाने का या पढ़ाने का. उन्होंने ज्ञान तो दिया, लेकिन ज्ञान देने का तरीका जो था वो शब्दों से ज्यादा वो एक्सपीरियंस पे विश्वास करते थे. उन्होंने उस औरत को समझा दिया कि आखिर ऐसा कौन है जो जीवित है, जिसका जन्म हुआ, बर्थ हुआ और उसकी डेथ ना हुई हो. ऐसा कोई नहीं है. जब डेथ इज इनएविटेबल, आप मौत को नहीं नकार सकते, तो उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, आपको उसके बारे में समझना चाहिए. यह चीज बुद्धा ने सिखाई उस महिला को. और यह कहानी इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है. मैं हमेशा कोशिश करता हूं आपको ऐसी कहानियां सुनाऊं जिससे आपके पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आए. आगे बढ़ते हैं.
अब हम बात करते हैं जैनिज्म के बारे में, जो एक और दूसरा क्वेश्चन था, न्यू आइडियाज में आप कहें तो एक और नया आइडिया था। ये आइडियाज क्यों आ रहे थे? सबसे पहले आप समझिए कि जो कास्टिज्म है या फिर जो वर्ण सिस्टम है वो रिजिडिफाई हो रहा है। रिजिड होने की वजह से बहुत सारी जगहों पर परेशानी आने वाली, बहुत सारे जो सेक्शंस है उनको समझ में आने वाला है कि ये जो वर्ण सिस्टम है इससे हम बहुत सारी आगे परेशानी होने वाली है, बहुत सारे लोग वेदास को मानना बंद कर देंगे। जब ये सारी चीजें होंगी तब नए आइडिया आते हैं, जिनका एक फॉर्म था बुद्धिज्म, दूसरा फॉर्म था जैनिज्म। आप देखने वाले कितने सारे लोग जो है वो वेदास को मानना बंद कर देंगे और वो फॉलो करना चालू कर देंगे बुद्धिज्म या जैनिज्म को। उन्हीं में से आप समझिए दूसरी जो आइडियाज की हम बात कर रहे हैं, बुद्धिज्म पे हम डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा आइडिया है आपका जैनिज्म। जैन में आप कहें वर्धमान महावीर जो आपके 24 तीर्थंकर हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये वज्जी संघ जो मैंने आपको बताया यहां से बिलोंग करते थे, और ये भी क्षत्रिय थे और ये भी प्रिंस थे। इनकी भी जीवन शैली जो आप कहें, ये लिच्छवी प्रिंस थे, बुद्ध जो है वो शाक्य प्रिंस थे। इनकी लाइफस्टाइल आप समझिए क्या लग्जरी होगी, कितने सारे ऐशो आराम होंगे, दुनिया में कोई परेशानी नहीं होगी इनको। उसके बाद भी इनने अपने घर को छोड़ दिया। इनने 30 ईयर ऑफ एज में इनने अपने घर को छोड़ा और 12 साल इन्हें कठोर तपस्या की, जिसके बाद उनको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति होती है। इनको एनलाइटनमेंट होती है और एनलाइटनमेंट के बाद ये डिस्कस करने वाले हैं अपनी टीचिंग्स। ये धीरे धीरे अपनी टीचिंग सबको सिखाएंगे और अपनी टीचिंग्स को जो सिखाने वाले हैं वो भी प्राकृत में सिखाएंगे, जिस तरीके से बुद्धा ने सिखाई। पर मगध के पास में जो प्राकृत बोली जाती है उसको कहते हैं मगधी। तो मगधी भाषा को ये यूज करेंगे जनरल पीपल, कॉमन पीपल को अपनी इंफॉर्मेशन देने में, अपनी टीचिंग्स देने में। यहां पर ये बात करते हैं कि अपने घर को छोड़ो। सबसे पहले तो आपको अपने घर को छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अगर आपको नॉलेज चाहिए आपको कंफर्ट जोन से वापस बाहर आना पड़ेगा। जैसे हमारे यूपीएससी की तैयारी में होता है, आप जब तक अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आने वाले, आप अपने आप को समझने नहीं वाले, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। प्राप्ति के लिए किसी भी चीज की आपको जरूरत है कंफर्ट जोन से बाहर आने की। उसके बाद इन्होंने बात की अहिंसा की। इन्होंने कहा कि हर आदमी को, हर जीव को, चाहे एक छोटा सा कीड़ा हो, एक पतंगा हो, या फिर इतना बड़ा इंसान हो, या फिर और उससे भी बड़ा अगर हाथी है, सबको अपना जीवन प्यारा है, सबको जीवन प्यारा है और सबको जीने की चाहत है। इसीलिए हमें अहिंसा करना चाहिए, हमें किसी की जान नहीं लेनी चाहिए, यह बताया गया महावीर की टीचिंग्स में। इन्होंने यह कहा कि आपको जो लाइफ फॉलो करनी है वो सिंपल लाइफ फॉलो करनी है। खाने के लिए आपको भीख मांगनी है। आज आप ये देखिए, आज इंसान में सबसे बड़ी परेशानी है कि वो हम्बल नहीं है। आज आपको एक बात मैं बता रहा हूं, 4 सवाल अगर किसी को बनने लगते हैं तो वो ईगोइस्टिक हो जाता है। थोड़ा सा पैसे वाला हो जाता है तो वो ईगोइस्टिक हो जाता है। अगर उसका किसी जगह सिलेक्शन हो जाता है तो वो ईगोइस्टिक हो जाता है। वो अगर बहुत ज्यादा अमीर हो गया तो वो तो और ज्यादा ईगोइस्टिक हो जाएगा। इस तरीके से हर जगह आपका ईगो भर जाता है। आप हम्बल नहीं बचते, हम्बल नहीं बचते, आप ग्राउंडेड नहीं रहते, और फिर आपका जो भरम है वो जब टूटता है तो आपको बड़ी तकलीफ होती है। चाहे बुद्धा की बात करें या फिर आप महावीर की, दोनों ने बेगिंग पे काफी फोकस किया। वो इसीलिए क्योंकि वो बताना चाहते थे कि ईगो नहीं होना चाहिए हमारे अंदर, हमें हम्बल होना चाहिए हमेशा। और बेगिंग आपको हमेशा हम्बल बनाती है। आपको हम्बल बनाएगी तो आपको कभी भी ईगो नहीं आएगा आपके जीवन में। आप कुछ भी अचीव कर लेंगे, आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपके अंदर ईगो नहीं आने वाला। उसके बाद इन्होंने कहा हमेशा सच बोले, किसी का कुछ चुराए नहीं, और ब्रह्मचर्य का पालन करें। ये सारी चीजें बताई। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आप सब छोड़ दीजिए, आप अपने कपड़े भी छोड़ दीजिए। किसी भी चीज को आपको बिलोंगिंगनेस रखने की जरूरत नहीं, किसी चीज से अटैचमेंट रखने की जरूरत नहीं है, और कोई भी प्रॉपर्टी आपको अपने अंडर रखने की जरूरत नहीं है। अब आप समझ रहे हैं, इतने कठिन रूल्स अगर वो बनाएंगे तो क्या ये आसान होगा सबके लिए फॉलो करना? और इस वजह से आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रिक्ट रूल्स है, ये मर्दों के लिए और महिलाओं के लिए काफी परेशानी वाले हो रहे थे ये रूल्स, और फॉलो करने में बहुत सी परेशानी आ रही थी। कुछ लोग ऐसे थे जिनने अपने घर छोड़े और फॉलो करने लगे महावीर को। कुछ ऐसे भी थे जिन्हें घर पे भी रह के उनको सपोर्ट करने का प्रयास किया। जिस तरीके से खाना देना है, खाना देना, मेडिसिन देना, ये सारी चीजें करने लगे। जैनिज्म में बेसिक कन्वर्शन अगर हुए, जैनिज्म की तरफ जो जैन फिलोसफी जो इंस्पायर हुए, वो मेनली थे आपके ट्रेडर्स। यहां पर आप देखें तो फार्मर्स जो है, वो फार्मर्स जैनिज्म को फॉलो नहीं करेंगे, वो अहिंसा को फॉलो नहीं कर पा रहे। फार्मर्स क्यों नहीं अहिंसा को फॉलो कर पा रहे हैं? उनका जो क्रॉप्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इनको कोशिश करनी होगी, इनको इंसेक्ट्स को किल करना होगा। आप जानते हैं कि इंसेक्ट्स जो होते हैं उनको किल करना पड़ेगा फार्मर्स को, और अगर वो इंसेक्ट किल कर रहे हैं तो वो अहिंसा को फॉलो नहीं कर पाएंगे। और अगर वो अहिंसा को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से वो जैनिज्म की फिलॉसफी या जैनिज्म के आइडियाज को फॉलो नहीं कर पाएंगे। यह है बेसिक रीजन। बिल्कुल जूही, सही कह रही हैं आप।
बिल्कुल राज मेहता। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो स्प्रेड होता है जैनिज्म का, ये नॉर्थ इंडिया में होता है, तमिलनाडु में होता है और केरला में। ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर आप देखेंगे कि ये सारी जो जैनिज्म की फिलॉसफी है ये स्प्रेड होने वाली। और जो टीचर्स हैं ये पूरे जो आइडियाज है उनको ओरली ही ट्रांसमिट करते थे सेंचुरीज तक, बहुत सारे 100 साल ये सारी चीजें ट्रांसफर होती रही ओरली। फिर आप देखेंगे बाद में इनको लिखा गया वल्लभी में, जो गुजरात में है, यहाँ पर लिख के इसको सेव करके रखा गया 500 एडी के पास में। 500 एडी मैंने अभी डिस्कस किया था कि जो संघ है ये संघास भी 500 एडी तक चलते हैं, जो संघास है आपके वो भी 500 एडी तक चलते हैं। तो यहाँ संघ जो है 500 एडी तक आपके चलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। बैकग्राउंड में देखिए, एक तरफ मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बुद्धिज्म और जैनिज्म चल रहा है, साथ में बैकग्राउंड में यहाँ देखेंगे आप तो उपनिषद भी लिखे जा रहे हैं। उपनिषद का अर्थ होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, अर्थात गुरु जो है आपके, गुरु के पास आप जाके बैठ रहे हैं। जिस तरीके से ये देखिए गुरु हैं, यहाँ पर गुरु बैठे और शिष्य जो है उनके पास जाके बैठ रहे हैं और उनसे सीख रहे हैं। ये अर्थ है उपनिषद का कि आप गुरु के पास बैठिए और उनसे पूछिए, उनसे सीखिए। और यहाँ पर उपनिषद में कन्वर्सेशंस दी गई हैं टीचर और स्टूडेंट के बीच में, गुरु और शिष्य के बीच में जो कन्वर्सेशंस हुई हैं उनको नोट किया गया है उपनिषद में, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डायलॉग्स हैं, डिस्कशंस हैं, जहाँ पर बात की जाती है आत्मन की या आत्मा की, जो आपका सोल है उसकी बात की जाएगी, और ब्रह्म आत्मन की बात की जाएगी, जो आपका सुप्रीम सोल है उसका डिस्कशन होगा। बहुत से ऐसे आइडियाज को रिकॉर्ड किया जाएगा उपनिषद में। और उपनिषद आप ये देखिए, वेदास जो है, वेदास के बाद आने वाले हैं आपके उपनिषद, और उपनिषद के बाद आएंगे आपके पुराण्स या पुराणास। इस तरीके से क्रोनोलॉजी पूरी चलने वाली है। और उपनिषद का मैं एक और बात बता दूं, नियरली 108 उपनिषद थे, उसके बाद फर्दर भी उसमें और ज्यादा एडिशंस होते रहे, उनके और ज्यादा ट्रांसलेशंस आए। जैसे कुरान में होता है, कुरान के जो आप कह सकते हैं ट्रांसलेशंस अलग अलग लोगों ने किए, उसको आप कहते हैं हदीत। उसी तरीके से यहां पर भी वेदा की जो ट्रांसलेशंस कहें या डिस्कशंस कहें वो है उपनिषद। जैसे हम किसी पर्टिकुलर बुक का, हम एनसीईआरटी का समराइजेशन कर रहे हैं, तो हम एनसीईआरटी अगर वेद है तो हम उसको समराइज कर रहे हैं, तो वी आर पर्टिकुलरली वर्किंग ऑन उपनिषद ऑफ एनसीईआरटी। तो इस तरीके से पूरी चीजें चलती हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, उपनिषद जो लिखे गए वो हमेशा लिखे गए ब्राह्मण्स के द्वारा या फिर क्षत्रियों के द्वारा। विमेन का जो पार्टिसिपेशन था वो काफी मिनिमम था, जिसमें एक इंपॉर्टेंट नाम आता है गार्गी। तो काफी इंपॉर्टेंट ये समझना हो जाता है कि विमेन का पार्टिसिपेशन बहुत कम था उपनिषद राइटिंग में, और पर्टिकुलर एक नाम हमें याद रखना है गार्गी का। और बाकी सारी जो उपनिषद है उनमें ब्राह्मण्स और क्षत्रिय ही डिस्कशन करते थे। कहीं कहीं और भी एक और बात आती, जैसे आएगा सतकाम जंबाला। ये सतकामा जंबाला जो है ये एक स्लेव विमेन थी, उसका नाम था जंबाली। जंबाली जो स्लेव वुमेन है उसके बेटे का नाम है सत्यकाम जंबाला, जो कि ऋषि गौतम के अंडर आपके डिसाइपल बनते हैं, शिष्य बन जाएंगे। और ये जो गौतम है ये आपके न्याय फिलॉसफी के फाउंडर हैं। न्याय का मतलब होता है लॉजिक, तो न्याय फिलॉसफी के फाउंडर गौतम, ये जो है इनके अंडर में ये जंबाली के पुत्र जंबाला डिसाइपल बनेंगे या फिर स्टूडेंट बनेंगे। यहां पर एक और चीज आप समझिए कि जो ब्राह्मण टीचिंग्स है उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आपके शंकराचार्य ने, जब इन्होंने बताया अद्वैतवाद। इनकी एक फिलॉसफी थी जिनमें इन्होंने ये कहा कि जो ईश्वर है वो वन है। उन्होंने एक ही बात की कि गॉड इज ओनली वन, देयर इज दो कुछ नहीं है, जो भी है द्वैतवाद नहीं है, अद्वैतवाद ही है, गॉड इज ओनली वन। और इन्हें सिंगुलैरिटी की बात की अपनी फिलॉसफी में, और उपनिषद में भी इनके काफी आइडियाज डेवलप किए गए थे। अब हम बात करेंगे एक कहानी की जो इसमें दी गई है उपनिषद के बाद। छोटी सी कहानी है, इंपॉर्टेंट इसमें जो फैक्टर्स है वो मैं लिख देता हूं, लेकिन उसके बाद भी आपको समझना जरूरी है इस कहानी में क्या दिया है। जो चंदोदय उपनिषद है, आप देख सकते हैं चंदोदय उपनिषद में यह दिया गया है कि एक भिखारी, वन बेगर कम्स टू टू ब्राह्मण्स, दो ब्राह्मण खाना खा रहे हैं, तब भिखारी उनके पास आता है और कहता है आप मुझे खाना दीजिए। जो ब्राह्मण्स हैं या फिर आप कह सकते हैं जो आपके सेज हैं, वो कहते हैं हमारे पास आपके लायक खाना नहीं है, हमारे पास जितना खाना है उसमें सिर्फ हमारा ही काम चलेगा। बेगर उनसे पूछता है कि आप किस ईश्वर की पूजा करते हैं, तो वहां पर वो जो ब्राह्मण है, वो जो सेज है, वो बोलते हैं हम पूजा करते हैं उस ब्रह्म की, हम उस आत्म ब्रह्म की पूजा करते हैं। वी वर्शिप द परमानेंट, और वी वर्शिप द ब्राह्मण और द हाईएस्ट सोल, परमात्मा, जिसको हम ऐसे परम आत्मा लिखते हैं। तो वी वर्शिप द हाईएस्ट सोल, वी वर्शिप ब्राह्मण, वी वर्शिप परमात्मा। जब ये बोला जाता है,
जब से ये बोलते हैं कि हम परमात्मा की पूजा करते हैं, तब ये बेगर बोलता है कि अगर आप परमात्मा की पूजा करते हैं तो परमात्मा तो सब में है। अगर परमात्मा सब में है, आप में और मुझ में है, तो अगर आप मुझे खाना नहीं दे रहे हैं तो आपको ये नहीं लगता आप परमात्मा को भूखा रख रहे हैं? उस परमात्मा की जिम्मेदारी है, जो परमात्मा आपके अंदर है वो मेरे अंदर है, और अगर आपके अंदर के परमात्मा को खाना मिल रहा है तो मेरे अंदर के परमात्मा को खाना क्यों नहीं मिल रहा है? इस तरीके से उस बैगर ने उन ब्राह्मणों को समझाया। फिर उन ब्राह्मणों ने अपनी थाली में से साथ में मिलकर उसको खाना दिया, और इस तरीके से उसको खाना मिलता है। उसी समय कंटेम्परेरी टाइम में जब आपके बुद्धिज्म और जैनिज्म डेवलप हो रहे थे, पनीनी ने संस्कृत ग्रामर को निकाल दिया। उनने जो वोवल्स हैं और जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनको अलग अलग कर दिया। एक प्रॉपर फॉर्मूला डिफाइन कर दिया किस तरीके से लैंग्वेज में चीजें चलेंगी। शॉर्ट फॉर्मूलेज भी उन्होंने डेवलप कर दिए। ये सारी चीजें भी बैकग्राउंड में चल रही थी। पनीनी ने ग्रामर को डेवलप कर दिया। अब हम बात करें संघास की। संघ मैंने आपको समझा दिए थे। संघ का मतलब होता है एसोसिएशन, चाहे वो वज्जी वाले संघ हो या फिर इस तरीके से आपके जैनिज्म वाले संघ हो। यहाँ पर आप चाहे महावीर की बात करें या बुद्ध की बात करें, दोनों ने यह कहा था कि आपको घर छोड़ के आना है, और घर छोड़ के आने के बाद आप यहाँ पर नॉलेज की बात करेंगे, ट्रू नॉलेज अटेन करने की चर्चा करेंगे। संघ में आप देखेंगे अरेंजमेंट था साथ रहने का। सारे लोग जो रहते थे वो साथ मिलकर रहते थे, और ये पूरा एसोसिएशन होता था पीपल का, जिसको आप संघ कहते हैं। यहाँ पर कोई वर्ण जैसी चीजें नहीं थी। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था कि आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, इस तरीके की चीजें नहीं होती थी। और जो मॉन्क्स हैं, जो बुद्धा जो है, वो उसी तरीके से पूरा सिस्टम चलाया करते थे। एक बार आप अगर इस पर्टिकुलर संघ को ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद आपका अगर कास्ट है या कोई भी आपकी वर्ण बिलोंगिंग है, वो सबको आप शेड आउट कर देंगे, आप सिर्फ एक मॉन्क बन जाते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। अब हम बात करें बुद्ध के जो संघ है, बुद्धा का जो संघ था, उसके बारे में हम बात करते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि विनय पिटक जो है, विनय पिटक आप विनय से याद रखिए। विनय पिटक में आपको रूल्स बताए जाएंगे कि आपको संघ के अंदर किस तरीके से रहना है। बुद्धिस्ट संघ में आपको जो रूल्स फॉलो करने हैं उसके बारे में विनय पिटक में दिया गया है। पिटक का अर्थ होता है पोटली या फिर एक टोकरी, उसको पिटक कहते हैं। तो इसके अंदर ये किताबें बचा के या संभाल के रखी जाती थी, इसलिए विनय पिटक है। इस तरीके की 3 पिटक्स हैं, उसको हम त्रिपिटक कहते हैं। वो हम आगे आने वाले डिस्कशंस में पढ़ने वाले। सारे लोग ज्वाइन कर सकते थे, पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी। अगर किसी विमेन को ज्वाइन करना है तो उनको अपने हस्बैंड से पूछना पड़ेगा। चिल्ड्रन को ज्वाइन करना है तो उनको अपने पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा। स्लेव को ज्वाइन करना है तो वो अपने मास्टर से पूछेगा। अगर कोई डेटर है जिसने किसी से उधार लिया है तो वो जिससे उधार लिया उससे पूछेगा। अगर कोई आप समझिए सर्वेंट्स है, तो मतलब इस तरीके से कहीं कहीं कंडीशंस थी, और उस कंडीशंस को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तब आप संघ को ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते। उसके बाद आप देखेंगे जैसे सिंपल लाइफ की बात महावीर कह रहे थे, यहाँ बुद्धिज्म में भी, बुद्धिस्ट संघ में भी सिंपल लाइफ की बात की जाएगी। इनका मोस्ट ऑफन जो ज्यादा से ज्यादा समय निकलता था वो निकलता था आपका मेडिटेशन में, जिसमें ये कोशिश करते थे ये पहले तो मेडिटेट करें, फिर उसके बाद सिखाएं, टीचिंग करें, साथ में बेगिंग करते थे। बेगिंग मतलब होता है भीख मांगना। बेगिंग आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है अगर आपको हम्बल रहना है। इफ यू वांट टू स्टिक टू द ग्राउंड, डोंट हैव ईगो इन योर माइंड। इवन इफ यू हैव एनीथिंग, इवन इफ यू अचीव द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इन योर लाइफ, नेवर गेट इगोइस्टिक। ईगो इज लाइक मिरर। ये जब शीशा, ये जब धोखा टूटता है ना, इट इज जस्ट लाइक अ शैम। जब ये धोखा टूटेगा ना तो आपको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए आपको हमेशा हम्बल रहना चाहिए, चाहे आप दुनिया में कितने भी सक्सेसफुल हो जाए, कितने भी पावरफुल हो जाए, कितने भी नॉलेजेबल हो जाए, कहीं से भी कहीं तक ईगो नहीं आना चाहिए। सिंपल लिविंग रखें, सपने बड़े देखें, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली जीवन में। जिस दिन से आपकी सिंपल लिविंग खत्म होकर कॉम्प्लिकेटेड लिविंग हो जाएगी, यहां पर भी सिंपल लाइफ की बात की, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा मटेरियल आ जाएगा, आप चीजों के बिना रह नहीं पाएंगे, तब से आपकी परेशानी शुरू हो जाएंगी। इसीलिए कोशिश करना है हमें सिंपल लाइफ हो। हमें इन चीजों से बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में भी उतारने की जरूरत है, टीचिंग्स लेने की जरूरत है। तो यहां पर आप देखेंगे भिक्षुज एंड भिक्षुनीज, मतलब दोनों ही जो मॉन्क्स एंड नन्स, दोनों ही आप देखने वाले हैं क्या करने वाले हैं, ये दोनों ही बेगिंग करने वाले हैं। दोनों ही जाकर एक पर्टिकुलर टाइम पर गांव में जाके ये भीख मांगते थे। अगर संघ के अंदर कोई लड़ाई हो जाए तो उसको भी सॉल्व करने की व्यवस्था बनाई गई थी। अगर ब्राह्मण ज्वाइन कर रहे हैं, क्षत्रिय ज्वाइन कर रहे हैं, आप देखेंगे मर्चेंट्स भी ज्वाइन करते हैं, लेबरर्स, बार्बर्स, कोर्टिजन्स, स्लेव्स, सब इस संघ को ज्वाइन कर रहे थे। आप ये भी देखने वाले हैं कि जो बुद्धिस्ट टीचिंग्स है, शुरू में तो बुद्धा ओरली टीच करते थे, लेकिन बाद में इनकी टीचिंग्स जो है वो लिखी जाने लगी। उसके साथ संघ में बुद्ध की टीचिंग भी लिखी जाती थी। कुछ लोग संघ में बड़ी सुंदर पोएम्स लिखते थे, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस लिखते थे, और उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। महिलाओं ने, जो नन्स हैं, उनने अपनी स्टोरीज, जो लाइफ स्टोरीज वगैरह है, वो लिखी है किताबों में। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज की जो देखी गई हैं। तो
अक्सर आप देखेंगे हमारा जो इंडिया है वहां पर ऐसे सीजन चलते हैं कि आप मानिए समर है, फिर रेनी सीजन है, फिर विंटर्स है। समर्स और विंटर्स में तो ये ट्रैवल किया करते थे और अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड करते थे, लेकिन रेनी सीजन में ये रुक जाते थे पर्टिकुलर जगहों पे, और उस टाइम पे वो कहीं पे भी ट्रैवल नहीं करते थे। आप देखने वाले जो उनके सपोर्टर्स हैं वो कोशिश करेंगे आपके बड़े बड़े उनके शेल्टर्स बना दी जाए, गार्डन्स बना दी जाए और नेचुरल केव्स बना दी जाए, जिससे वहां पर उनको रुकने की व्यवस्था हो जाए, मॉन्क्स के लिए, नन्स के लिए और संघ में व्यवस्था हो जाए। और फिर उसके बाद आप देखेंगे उन्हें ग्रेजुअली रिकॉग्नाइज किया कि हमें एक परमानेंट शेल्टर बना देना चाहिए। जैसे लहासा जो है तिब्बत के अंदर, जहां पे आपके दलाई लामा पहले रूल करते थे, ये लहासा, इस तरीके के परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट मोनेस्ट्रीज बनाई जाएंगी। आप अगर चाहे तिब्बत के बारे में आपको सही अगर मायने में जानना है तो आप देखें 7 Years in तिब्बत, ये एक मूवी है, इसको आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें तिब्बत के बारे में पता चल जाएंगी। तो मैं बात कर रहा था मोनेस्ट्रीज, एक परमानेंट सेटलमेंट बन जाएगा, उसको हम कहते हैं मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री में आप देखेंगे विहार होता है, विहार का मतलब है रहने की जगह, जो बनाया जाएगा लकड़ी से और ईंटों से। साथ में कहीं कहीं आप देखने वाले इस तरीके के केव्स भी डग आउट किए जाएंगे और केव्स बना दिए जाएंगे जिसके अंदर रहेंगे। उसके अलावा एक और जो होता है उसको आप कहते हैं चैत्य। चैत्य में ये मेडिटेशन करते थे और विहार में ये रहते थे, रिसाइड करते थे। और ये जो चैत्य या फिर ये विहार जो बनाए जाते थे, ये जो डोनेटेड लैंड होता था, चाहे किंग्स हैं या मर्चेंट्स हैं या लैंड ओनर्स हैं, ये लैंड डोनेट करते थे और उससे ही ये सारी चीजें, उसी लैंड के ऊपर ये सारी चीजें बनाई जाती थी। यहां पर तो हम टीचिंग्स की बात करें बुद्धा की, जैनास की। अब हम बात करते हैं जो आश्रम सिस्टम आ गया। आप देखने वाले हिंदुइज्म में या ब्राह्मण कल्चर में एक और नई चीज डेवलप होती है, एक फर्दर एडिशन होता है जिसको हम कहते हैं आश्रम सिस्टम। आश्रम सिस्टम का अर्थ यह है कि उनने लाइफ की जो स्टेजेस हैं उनको 4 भागों में बांट दिया। 4 भागों का अर्थ है सबसे पहले ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में आप स्टूडेंट हैं, आप ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं, आप नॉलेज ले रहे हैं, यू आर गेटिंग नॉलेज, यू आर अटेनिंग नॉलेज, आपने नॉलेज ले ली। उसके बाद गृहस्थ जीवन, जिसमें आप शादी करते हैं, जिसमें आप परिवार में रहते हैं, आप एक हाउस होल्ड सिस्टम में बन के रहते हैं, वो है गृहस्थ जीवन। उसके बाद वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में वान का मतलब देखिए, वान या वन मतलब होता है फॉरेस्ट, अरण्यक, फॉरेस्ट। प्रस्थ मतलब होता है प्रस्थान। व्हेन यू आर गोइंग टू फॉरेस्ट इट्स कॉल्ड वानप्रस्थ। इसका अर्थ ये होता था कि आप वन की तरफ चले जाएंगे और अपने जीवन में आप मेडिटेशन में ज्यादा टाइम देंगे। फिर फाइनली सन्यास, जिसमें आप सारी बिलोंगिंग्स को छोड़ देंगे और आप दुनिया का जो संसार की माया है, जो मोह माया है, उससे आप दूर हो जाएंगे, उसको कहा है सन्यास। ये 4 फेजेस थे। इससे ये समझ में आता है जो लोग हैं उन्हें अपने ज्यादातर टाइम जो है मेन पर्टिकुलरली मेडिटेशन में बिताते थे, और जो विमेन है उनको वेदास पढ़ना अलाउड नहीं था और वो वही आश्रम चुन सकती थी जो उनके हस्बैंड ने चुना है। तो दे यूज्ड टू फॉलो देयर हस्बैंड्स। अब यहाँ पर बैकग्राउंड में एक और बात करते हैं ईरान की। ईरान बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। ईरान में जोरास्टर नाम से एक प्रॉफिट हुए, उन्होंने अवस्था नाम की एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने डिस्कशन किया अपनी फिलॉसफी जोरास्ट्रियनिज्म के बारे में। और वहां जोरास्ट्रियनिज्म में बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। ये कहते हैं कि हमें अच्छे काम करने चाहिए, अच्छे शब्द बोलने चाहिए और अच्छा सोचना चाहिए। ये 3 इंपॉर्टेंट बातें ये करते हैं। और ये भी कहते हैं जो जोरास्ट्रियनिज्म है वो ईरान में एक समय मेजर रिलीजन था और बाद में ये जो रिलीजन है ये वहां से खत्म हो जाता है, वहां पे इस्लाम का एक्सपेंशन होता है। और फिर आप देखेंगे गुजरात और महाराष्ट्र के इलाकों में यहाँ पर जोरास्ट्रियंस आए और बसे, और जो पारसीज है उनके एंसेस्टर्स को ही आप जोरास्ट्रियंस कहते हैं। तो यहाँ पे हमने चर्चा की न्यू आइडियाज में, हमने बुद्धिज्म के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने जैनिज्म के बारे में डिस्कस किया, उपनिषद के बारे में डिस्कस किया। उपनिषद डिस्कस करने के बाद हमने और भी डिस्कशंस किए किस तरीके से संघ होते हैं, संघ के बाद जो टीचिंग्स होती है उनके बारे में बात की। फिर हमने एक और डिस्कशन क्या किया है, एक और डिस्कशन हमने केव्स के बारे में कर लिया है। उसके बाद हमने जोरास्ट्रियन जो कल्चर है या जोरास्ट्रियनिज्म है उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। ये सारी डिस्कशन हमने इस चैप्टर में करी। मैंने आपको बता दिया है मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य का थोड़ा बैकग्राउंड मैंने आपको दिया था और आपको पहले से पता भी है काफी इस बारे में। यहां पर हम बात करेंगे एम्परर अशोका की और उसकी टीचिंग्स के बारे में, कैसे उन्होंने लड़ाई तो की, लड़ाई के बाद उन्होंने लड़ाई करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। हाउ यू स्टॉप्ड वॉर, हाउ यू गिव अप विद वॉर। तो सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है जो एम्पायर है वो क्या होता है। एक होता है किंगडम, और जब किंगडम ही बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाए, चारों तरफ उसका ग्रोथ ज्यादा हो जाता है, वो बन जाता है आपका एम्पायर। तो फाइनली आप देखें हम बात करने वाले हैं यहां पर मौर्यन एम्पायर की। यहां पर हम बात करेंगे मौर्यन एम्पायर की। मौर्यन एम्पायर में इंपॉर्टेंट है ये जानना 3 लोग हैं, एक आपके चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे आपके बिंदुसार और तीसरे आपके हो जाएंगे अशोक। तो इस तरीके से ये 3 महान राजाओं को याद रखना है आपको, बिंदुसार,
चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद आपके उनके बेटे, और उसके बाद उनके बेटे अशोक। ये 3 लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। अब आप ये देखिए, इतना बड़ा एम्पायर बनेगा तो इसके लिए रिसोर्सेस की जरूरत भी बढ़ जाएगी। हमेशा हमारा फॉर्मूला लगाए अपन, तो फिर E इक्वल टू ई है। अगर किंगडम बड़ा होगा, एम्पायर बन जाएगा, तो रिसोर्सेस की जरूरत भी बढ़ेगी। प्रोटेक्शन के लिए आर्मी भी बहुत ज्यादा चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि टैक्स कलेक्ट करने के लिए ऑफिसर भी बहुत ज्यादा चाहिए। क्लियर हो रहा है ना? जैसे जैसे आपका एक्सपेंशन होगा, किंगडम बड़ा होगा, तो आपको कहीं ना कहीं जो रिक्रूटमेंट है वो भी बढ़ानी पड़ेंगी कि नहीं? आर्मीज बढ़ानी पड़ेंगी, आपको टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर्स बढ़ाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट्स बढ़ी। यहां पर हम बात करने वाले थे डायनेस्टी की। अब डायनेस्टी क्या है ये समझिए। डायनेस्टी का अर्थ होता है कि यहां पर एक फादर है, फादर इज अ किंग, जब उसका सन वो भी किंग, जब उसका सन वो भी किंग। तो इस तरीके से जब ये पूरी लीनेज चलेगा, जहां पे एक ही वंश से राजा आते जा रहे हैं, तो उसको आप कहते हैं कि ये डायनेस्टी है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं मौर्यंस डायनेस्टी की या फिर मौर्य डायनेस्टी की। यहीं से ये ओरिजिनेशन होता है मौर्य डायनेस्टी का। क्या आपको क्लियर हो रहा है? यहीं से क्लियर होने वाला है। फिर आप यहां देखिए, जो मेंबर्स एक ही फैमिली के रूल करने वाले हैं एक के बाद एक, ये आपकी डायनेस्टी बना देता है। और मौर्यंस में हम बात करने वाले चंद्रगुप्त की, फिर बिंदुसार की, और उसके बाद अशोक की, जिसमें पर्टिकुलरली हमारा जो चैप्टर है वो फोकस करने वाला है अशोक के ऊपर। ये हमारा लॉ एंड कैपिटल है, जिसके बारे में आप जानते हैं सारनाथ में बनाया गया है, और इसके 4 शहर हैं। ये 3 दिख रहे हैं, एक पीछे है, तो 4 लायंस है इसमें। ये हमारा नेशनल एम्बलम है, जब आप आईएएस बन जाएंगे तो आपकी कुर्सी पे रखा होगा ये। उसके बाद आप ये देखिए, ये जो बनवाया गया था अशोक के द्वारा बनवाया गया था, और जो इंस्क्रिप्शंस हैं इस पिलर में, इसके बारे में भी आप समझ सकते हैं। रॉक सरफेस की जो टेक्सचर है उसके बारे में भी हम इस पर्टिकुलर एम्बलम को देख के समझ पाते हैं कि किस तरीके का वेल कंस्ट्रक्ट ये हुआ होगा उस समय। मौर्यन एम्पायर की बात करें तो किस तरीके से एक्सपेंशन किया उन्होंने, ये देख लेते हैं, उनकी बॉर्डर्स कहां तक थी। तो मौर्यन एम्पायर से एक्सपेंड किया। यहां पर आप देखेंगे नीचे कावेरी बॉर्डर बन जाती है। यहाँ पर आप देखिए पूरा मगध और ये जो भी आपके महाजनपद थे सबको कंट्रोल करके यहाँ बैक्टीरिया आपकी लाइन बन जाएगी, बॉर्डर्स बन जाएंगे। गांधार, कांधार, सारी जगहें मगध के कंट्रोल में थी। तक्षशिला कंट्रोल में था, पंजाब और आपका पटाला, कलिंग, ये सारे एरियाज को कंट्रोल में कर लिया था मगध साम्राज्य ने, या मौर्यन एम्पायर के समय पे ये पूरा कंट्रोल में आ गया था। इतना ज्यादा एक्सपैंड कर लिया था। ये कहानी है 300 बीसी के पास में। मैं फिर से आपको ड्रॉ करके बताता हूं। यहां पर आप देखिए 300 बीसी या फिर 2300 ईयर्स अगो। अब इंपॉर्टेंट ये है कि चंद्रगुप्त इतना बड़ा जो साम्राज्य खड़ा कर पाया, उसमें कहीं ना कहीं चाणक्य ने काफी हेल्प की, जिनको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, और उनकी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बुक है जिसको आप कहते हैं अर्थशास्त्र। यहाँ पर बहुत सारी जो सिटीज है वहां पर हम मर्चेंट्स, ऑफिसर्स और क्राफ्टमैन के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से इन्हें इस सिटी को बड़ा बनाने में काम किया। साथ में जो कैपिटल था वो पाटलिपुत्र था। पहले राजगृह था, राजगृह से इस कैपिटल को शिफ्ट करके पाटलिपुत्र कर दिया जाएगा। तक्षशिला जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तक्षशिला ये काफी इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग पॉइंट बन गया था। आप नॉर्थ वेस्ट में है ये, और ये कनेक्ट करता था आपको सीधा सेंट्रल इंडिया से। उज्जैन जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका नॉर्थ साउथ की रूट के लिए, यहां पर आएगा उज्जैन। उज्जैन आज कहां पे है? महाकालेश्वर जो आपका मंदिर है वहां पर उज्जैन पड़ता है। उज्जैन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपके नॉर्थ साउथ को कनेक्ट करने के लिए। बहुत से इंपॉर्टेंट विलेजेस आएंगे, आप देखेंगे फार्मर्स हैं, हर्डर्स हैं, इनमें एक्सपेंशन होगा, इनकी साइज बढ़ने वाली। सेंट्रल इंडिया की जो फॉरेस्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से वहां से भी बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे मिल रहे थे। रिसोर्सेज बहुत सारे मिल रहे हैं, एक से एक फाइन क्वालिटी के रिसोर्सेज हमें मिलेंगे। हंटिंग एंड फूड गैदरिंग भी काफी एक्सटेंसिव तरीके में काफी तेज हो गई, काफी इनका ग्रोथ होने लगा। लैंग्वेजेस आप देखिए, आपको ये समझाना चाहता हूं मैं कि इतने बड़े एम्पायर में डाइवर्सिटी कितनी होने वाली है। आज ही आप देखिए इंडिया में साउथ में ही अगर आप देखेंगे तो साउथ में गिरे से गिरे हाल में कितनी सारी लैंग्वेजेस है। तमिल है, फिर आपकी तेलुगु है, फिर उसके बाद कन्नड़ है, फिर मलयालम है। 4 लैंग्वेजेस तो सिर्फ एक छोटे से एरिया में ही आ गई आपके इंडिया में। फिर पूरे इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी आप देखेंगे, प्रोफेशनल डाइवर्सिटी, विलेजेस जो है उनकी लाइफस्टाइल में डाइवर्सिटी, जो फॉरेस्ट है वो अलग अलग प्रकार के, उनके अंदर जो भी रिसोर्सेस हैं वो भी अलग अलग प्रकार के मिलने वाले हैं। लैंग्वेजेस, फूड, क्लोथिंग्स, ये सारी चीजें अलग रहने वाली। वहां पे टैक्सेशन बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा, कंट्रोल करना बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। उसके बावजूद भी अच्छी खासी एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो उसका कारण था ये अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी या चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। अब इन्होंने बताया है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे आप मैनेज करते हैं, साथ में कैसे चलते हैं। जैसे जो पाटलिपुत्र है वो डायरेक्ट कंट्रोल में था एम्परर के, जो आपका कैपिटल सिटी है वो एम्परर के डायरेक्ट कंट्रोल में रहने वाली है। उसके बाद अलग जगहों के लिए आप टैक्स ऑफिसर्स को फिक्स कर देंगे कि टैक्स ऑफिसर का काम होगा, उनको अपॉइंट कर देंगे।
फिर अगर आप किसी भी ऑर्डर ऑफ द किंग को आप अगर नहीं ओबे करते तो आपको वहां पे पनिशमेंट्स दी जाएंगी। एक प्रॉपर वेल एस्टेब्लिश्ड मैसेंजर और स्पाई का सिस्टम था। आपके स्पाइस रहेंगे, वो देखेंगे ऑफिसर्स अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, टैक्स ले रहे हैं कि नहीं। मैसेंजर्स होंगे जो मैसेज भेजते थे आपके एम्परर को डायरेक्टली कि सिचुएशंस कैसी हैं। साथ में रॉयल फैमिली और सीनियर मिनिस्टर्स की भी सुपरविजन में ये पूरी एडमिनिस्ट्रेशन चलती थी। आप समझिए इतना बड़ा साम्राज्य चलाने के लिए कितना इफेक्टिव होना जरूरी है। तो आप देखिए रॉयल फैमिली के जो मेंबर्स है या फिर आपके सीनियर मिनिस्टर्स हैं, उनके हेल्प से ये पूरा प्रोसेस चलता था, पूरी जो भी सिस्टम है उसको चलाया जाता था। अपार्ट फ्रॉम पाटलिपुत्र कुछ अदर प्रोविंसेस भी इंपॉर्टेंट थे और हमें समझना जरूरत है। अभी हमने सेंट्रल गवर्नमेंट कहां से होती थी, एम्परर के द्वारा किया जाता था। उसके अलावा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो कैसे चलती थी। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आप देखने वाले हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के भी अपने अपने कैपिटल्स होते थे, जैसे तक्षशिला या उज्जैन, ये भी अपने अपने कैपिटल से। साथ में आप देखने वाले हैं जो रॉयल प्रिंसेस होते थे, जो प्रिंसेस हैं रॉयल फैमिली के मेंबर्स हैं, उनको वहां के गवर्नर्स बना दिया जाता था। बिंदुसार ने कुछ समय के लिए उज्जैनी का गवर्नर बनाया था अशोक को, तो इस तरीके से भी चलता था। आपकी जो प्रिंसेस हैं उनको गवर्नर बनाया जाएगा और वहां पे पाटलिपुत्र से थोड़ा कंट्रोल होता था, पर्टिकुलरली कंप्लीट कंट्रोल पाटलिपुत्र से या सेंटर से पूरा कंट्रोल नहीं होता था, लेकिन आप ये कह सकते हैं सम कंट्रोल वाज एक्सरसाइज्ड बाय पाटलिपुत्र। और लोकल कस्टम्स और रूल्स जो हैं आपके उस पर्टिकुलर प्रोविंस के, उनको फॉलो करने दिया जाता था, उनमें कोई परेशानी नहीं आती थी। अब हम बात करते हैं कुछ कुछ एरियाज जो बीच में आते हैं उनका कैसा सिस्टम था। जैसे आप देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट रोड्स हैं उनको और जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनकी कंट्रोलिंग इनके हाथ में आती है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन इफेक्टिव हो जाएगा। मैंने आपको बताया रिवर्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है। अभी भी हम जो आपके जो नेशनल हम देख रहे हैं कि वाटर हाईवेज बना रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसी चीज का आइडिया है कि आप रिवर्स को यूज कर सकते हैं और रिवर्स का यूज करके आप ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे टैक्सेस और ट्रिब्यूट्स जो आ रहे हैं, जो आपके ट्राइबल्स हैं वो ट्रिब्यूट्स देंगे या गिफ्ट देते थे। टैक्सेस जो है वो फिक्स और ये मैंडेटरी हुआ करते थे, लेकिन जो ट्रिब्यूट्स थे ये मैंडेटरी नहीं थे, आपका मन है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो नहीं। यहाँ पर बुक में किताब में चर्चा की गई नॉर्थ वेस्ट के आसपास के कंबलों की, ब्लैंकेट्स की, ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के होते थे और अर्थशास्त्र में इस चीज के बारे में दिया गया है। साउथ से पर्टिकुलरली मैंने आपको बताया था जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे, तब भी मैंने बताया था कि जो आपकी कोलार गोल्ड फील्ड है, केजीएफ, ये पिक्चर भी आपने देखी होगी, इस जगह से भी आपको गोल्ड मिलता है और प्रेशियस स्टोन भी मिलते थे। फॉरेस्ट इंडिपेंडेंट होते थे ऑलमोस्ट, वहां कोई भी ज्यादा किंग की एक्सरसाइज नहीं थी, लेकिन वहां से भी आपको फॉरेस्ट प्रोड्यूस किंग को देने होंगे, तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी आपको किंग को देने हैं, तो ये चीजें भी चल रही हैं। साथ में आप देखेंगे एलिफेंट्स भी देने हैं, टिम्बर देना है, हनी और वैक्स, ये चीजें भी आपको देनी है। और इन सब चीजों के बारे में आपकी जो किताब है अर्थशास्त्र, उसमें डिस्कशन है। इकोनॉमी के बारे में पूरा डिस्कशन दिया गया है और मैंने ये चीज अब आपको चाणक्य ने भी बोल दी कि इकोनॉमी अगर बढ़िया होगी तो बढ़िया एम्पायर बन जाएगा, और उसने बना के दिखा दिया। तो मेरा फॉर्मूला आपको चाणक्य ने प्रूव करके दे दिया। क्या आप इस चीज से कन्विंस्ड हैं? चाणक्य हैज प्रूव्ड द फॉर्मूला वेरी वेल। यहां पर आप देखिए आगे हम बात करने वाले एक और किताब की जो मेगास्थनीज ने लिखी थी, उसका नाम था इंडिका। ये जो मेगास्थनीज है आपने सुना होगा, मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया, अलेक्जेंडर जो है वो ब्यास नदी के पास आएगा। जब वो ब्यास नदी के पास आता है तो वहां पे अपने एक गवर्नर को छोड़ के जाता है, सिर्फ सलार को छोड़ के जाता है, जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। जो सेल्यूकस निकेटर है वो अपने एक मंत्री को या मिनिस्टर को, जिसका नाम था मेगास्थनीज, उसको मौर्यन कोर्ट में भेजता है। मौर्यन कोर्ट में मेगास्थनीज बहुत सारी चीजें नोट करता है। वो अपने एक अकाउंट में, अपनी एक चर्चा में, अपने एक लेख में बताता है कि जब भी एम्परर बाहर निकलते हैं, ग्रैंड एंट्री करते हैं, आम लोगों में, आम जनजीवन में आते हैं सेलिब्रेशन के दौरान, तो वहां पर बहुत सारे गार्ड होते हैं। उनकी जो आसपास के जो गार्ड होते हैं, वो आर्मी जो होगी वो विमेन की होगी। बहुत सारे गार्ड पेड़ हाथ में पकड़े रहेंगे और पेड़ पौधे हाथ में पकड़े रहेंगे। बहुत सारी चिड़िया जो होंगी, बहुत बहुत सुंदर चिड़िया, वो एम्परर के आजू बाजू घूमती रहेंगी। एम्परर की जो पालकी होगी वो सोने की होने वाली है। इतना ज्यादा ग्रैंड लाइफ थी, ग्रैंड सेलिब्रेशन होता था और इस तरीके का काम चलता था। उसके साथ ये भी बताते हैं कि एम्परर जो है वो एक कमरे में 2 दिन से ज्यादा नहीं सोता था और जो खाना है वो पहले टेस्ट करवाया जाता था, उसके बाद खाया जाता था, क्योंकि डर था एम्परर को कोई मार सकता है, उसका मर्डर कर सकता है या फिर उसको पॉइजन कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जानने का है। मेगास्थनीज ने यह भी लिखा कि जो बिल्डिंग थी, आपकी जो सिटी थी, उसमें 560 टावर्स थे, 570 टावर्स थे और 64 गेट्स थे एंट्री के लिए, 64 गेट्स थे और 570 टावर्स थे। ये बताया मेगास्थनीज ने अपनी पढ़ाई में, अपने इंडिका में, अपनी अकाउंट्स में। अब पाटलिपुत्र के बारे में बात की कि ये बहुत ही ज्यादा सुंदर एक बिल्डिंग सिटी हुआ करती थी, जिसकी जो वॉल्स हैं कहीं ना कहीं उसमें ज्यादातर
वुड का यूज किया गया। आप देख रहे हैं वुड रिमेन्स जो दिख रहे हैं, पाटलिपुत्र की सिटी के ये वॉल्स के रिमेन्स हैं आज के समय में। और यहाँ पर ईंट और वुड दो चीजों का बहुत ज्यादा यूज किया गया था। और जो किंग का पैलेस था, जो राजा का पैलेस था, वो लकड़ी और पत्थरों के द्वारा बनाया गया था और उसमें सुंदर नक्काशियां थी, जिसके आसपास चारों तरफ आप देखें तो एक गार्डन भी बनाया गया था। तो गार्डन समझ में आता है कितनी ज्यादा लग्जरियस लाइफ रही होगी। अब हम बात करें अशोक के बारे में, जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ मौर्यन किंग्स में, मौर्यन एम्पायर में, मौर्यन एम्परर्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ अशोक। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंस्क्रिप्शंस कब हुए, उसके बाद हम बात करने वाले हैं। जो प्राकृत जो लैंग्वेज होगी वो प्राकृत होगी, ताकि कॉमन लोगों को ये चीज समझ में आए। उसके बाद जो इनकी स्क्रिप्ट होने वाली है वो ब्राह्मी होने वाली है। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे कभी कभी हम लिखते इंग्लिश है, जब आप चैटिंग करते हैं तब आप इंग्लिश लिखते हैं, लेकिन आप उसमें जो स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं वो तो इंग्लिश है, लेकिन जो आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो हिंदी होती है। उसी तरीके से यहाँ पे स्क्रिप्ट ब्राह्मी है और जो आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो प्राकृत है। जैसे अगर मैं लिखूं मैं अच्छा हूं, तो यहां पर मैं जो आपकी स्क्रिप्ट यूज कर रहा हूं या फिर जो मैं आपकी लैंग्वेज यूज कर रहा हूं वो आपकी इंग्लिश होगी, और जो स्क्रिप्ट यूज कर रहा हूं वो हिंदी है, क्योंकि मैं अच्छा हूं ये तो हिंदी के शब्द है, लेकिन मैं शब्दों को कैसे बयां कर रहा हूं वो इंग्लिश में कर रहा हूं। इस तरीके से ब्राह्मी और प्राकृत का भी यूज किया गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो इंस्क्रिप्शंस है, जहां जहां पे उन्होंने पत्थरों पे लिखकर अपने मैसेज को पहुंचाया है, उनके बारे में हम बात करें तो कुछ मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं जो ट्राइंगल से डिनोट किए गए। उसके बाद जो आपका स्क्वायर है ये बताता है आपको माइनर रॉक एडिक्ट्स, और पिलर्स बताते हैं आपको एक सर्कल से। तो यहाँ आप इंपॉर्टेंट हम रॉक एडिक्ट्स की बात करें तो मनसेरा, शाह बसगरी, उसके बाद कलसी, ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह है। फिर आपके देखिए शिशुपाल घर, जोगाड़ा, सनाती, यहां पर आपको इंपॉर्टेंट रॉक एडिक्ट्स मिलेंगे। ये आपको याद रखने, ज्यादा बड़ी साइट नहीं है, ज्यादा नंबर में नहीं है। इंपॉर्टेंट कुछ अगर आप देखें पिलर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सांची पिलर्स में इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोसाम्बी इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखिए सारनाथ इंपॉर्टेंट है, पाटलिपुत्र इंपॉर्टेंट है, और लौरिया नंदरगढ़ ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह है। रामपुरा पूर्वा इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहां से हमें बुल का एक बहुत ही ज्यादा शानदार स्ट्रक्चर या स्कल्पचर देखने मिलता है। अब मैं बात करता हूं कलिंगी की लड़ाई की, जिसके बाद से बुद्ध ने वॉर को एंड कर दिया, वॉर करना ही बंद कर दिया। कलिंगी की लड़ाई की यह खासियत थी कि उस लड़ाई में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोग मर गए और 1 लाख से ज्यादा लोग इंजर हो गए। जब अशोक इस दृश्य को देखता है, जब वो देखता है सामने कितना ज्यादा लॉस होता है वॉर के बाद, कितने जो मासूम लोग हैं, चाहे आप बच्चों की बात करें, बूढ़ों की बात करें, औरतों की बात करें, पूरी सोसाइटी तहस नहस हो जाती है। जो मॉन्क्स हैं या जो ब्राह्मण्स हैं जिनका कोई लेना देना नहीं उस लड़ाई से, उनकी भी लाइफ कितनी ज्यादा मिसरेबल हो जाती है आफ्टर वॉर। ये सारी चीजें जब अशोक को समझ में आई, तब अशोक ने कहा कि नहीं, अब मैं लड़ाई नहीं करूंगा। और ये सिर्फ पहला ऐसा राजा था जिसने जीतने के बाद भी लड़ाई बंद कर दी। लड़ाई करना इसने सही नहीं समझा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। 8 ईयर्स, जब 8 साल हो गए थे इनको राजा बने, उसके बाद से इन्हें जो कलिंग है उस पर चढ़ाई चालू की। और जब इन्होंने ये रिजल्ट देखा कि कितने सारे लोग मर जाते हैं, कितने सारे लोग कैप्चर कर लिए जाते हैं, कितने सारे लोगों को इंजरीज होती है मेजर, तब ये सारी चीजें आती है। उसके बाद ये फैसला लेते हैं कि मैं धम्म या फिर धर्म, धम्म जो है प्राकृत में है, संस्कृत में आप इसको धर्म कहते हैं, मैं धर्म का पालन करूंगा। और उन्होंने ऑब्जर्व करना चालू कर दिया धम्मा। यहां तक आपको क्लियर हो गया हो? आगे अब बात करते हैं धम्मा की। अशोक को यह समझ में आया कि उसकी जो एम्पायर है वो काफी डाइवर्स है, काफी ज्यादा बड़ी है, काफी ज्यादा क्षेत्रफल में फैली है, जहां पे अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग प्रैक्टिसेस है। कहीं एनिमल सैक्रिफाइस होता है, कहीं पे स्लेव्स को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, कहीं सर्वेंट्स को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता। इस चीज के लिए अशोक को जब ये सारी चीजें समझ में आई तो उन्होंने अपॉइंटमेंट चालू किए ऐसे ऑफिसर्स के जो पर्टिकुलरली आपके धम्मा के बारे में सबको सिखाएंगे। उन ऑफिसर्स को कहते थे धम्म महामात्य या फिर धम्म अमात्य। इस तरीके के ऑफिसर जो धम्मा के बारे में डिस्कशन करें और प्रीचिंग्स करें, ये ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए अशोक के द्वारा। और इनने ये भी बात की कि आप शादियों में या फिर जब बेबी बॉर्न होता है, उस तरीके से कोई भी आपके जीवन में जो खुशी का क्षण होता है उसमें आप बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, बहुत ज्यादा खुशियां मनाते हैं, उसकी जगह अगर आप सम्मान करें चीजों का, आप सारे रिलीजन्स का रिस्पेक्ट करें, एनिमल सेक्रीफाइस ना करें, अपने स्लेव्स को और सर्वेंट्स को अच्छे से ट्रीट करें, तो वो ज्यादा आपको पुण्य देगा, वो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। उसके लिए काफी इंस्क्रिप्शंस, रॉक इंस्क्रिप्शंस और पिलर्स भी लेकर आते हैं, इंस्क्राइब कराते हैं, ताकि अपना मैसेज दूर दूर तक पहुंचा पाए। वो हमने आपके मैप में भी देखा है। आप चाहें तो उस मैप को पॉज करके और ज्यादा फर्दर आप उसमें लोकेशंस देख सकते हैं, क्योंकि 2019 में सवाल आ गया लोकेशन के ऊपर, इसलिए आपको लोकेशन थोड़ा सा एक नजर करना जरूरी है। साथ में इन्हें अपने आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए एनवॉइस
एम्बेसडर्स भी भेजे, मैसेंजर्स भेजे, सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका, ये सारी जगहों पे उन्होंने अपने मैसेंजर्स भेजे। इंपॉर्टेंट ये है समझना कि उन्होंने रोड्स बनाए, वेल्स बनाए, घर बनाए, और ये सब सराय बनाएंगे, जानवरों के लिए भी व्यवस्था करेंगे, इंसानों के लिए भी व्यवस्था करेंगे। अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए सारी व्यवस्थाएं थी। मेडिकल ट्रीटमेंट की भी व्यवस्था करते हैं, मैन और एनिमल के लिए, दोनों के लिए प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट की भी बात करी गई है यहाँ पर। ये सारी डिस्कशन मैंने अशोक के बारे में की। अब अशोक का जो मैसेज है वो अपने सब्जेक्ट्स के लिए क्या कहते हैं ये मैं बताता हूं। सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको बताया कि जब कोई बीमार होता है, जब किसी के बच्चे की शादी होती है, कब जब कोई बच्चा पैदा होता है, तब ये सब जो रिचुअल्स किए जाते हैं, ये सब आडंबर खत्म करने की बात की गई अशोक के द्वारा। उन्होंने ये कहा कि अपने जो स्लेव्स हैं उनके साथ आप अच्छे से पेश आए, जेंटली पेश आए। जो बड़े हैं आपसे, जो एल्डरली हैं, उनकी आप रिस्पेक्ट करें, उनको अच्छे से ट्रीट करें, उनके तरफ कंपैशनेट हो। जो ब्राह्मण हैं या मॉन्क्स हैं उनको आप गिफ्ट दें, और कभी भी अपने रिलीजन को आप बड़ा नहीं ना कहें, ज्यादा उसको प्रेज ना करें, और दूसरे रिलीजन को क्रिटिसाइज ना करें। ये चीजें कही गई अशोक के द्वारा अपने धम्मा में। और जैसा कि हम हमेशा बैकग्राउंड की चर्चा करते हैं, उस समय जब मौर्यन एम्पायर इतना फल फूल रहा था, इतना बड़ा हो रहा था 400 बीसी के आसपास, तभी चाइना में ग्रेट वॉल बन रही थी। ये ग्रेट वॉल जो है, इसकी खासियत ये थी कि 100 से 200 मीटर के बीच में एक वॉच टावर होता था इस तरीके का। यहां पर सिपाही खड़ा होकर देखता था कि यहां से फौजें आ रही हैं या नहीं आ रही, या फिर कोई हमला हो सकता है या नहीं। इस तरीके की चीजें की जाती थी। और इसकी जो लेंथ है ये 6400 किलोमीटर की बनी है, और ये बनाई गई है पत्थरों से और ईंटों से, ये दो चीजों से बनाई गई है। और ये पूरी इतनी बड़ी दीवार पे आप समझ सकते हैं कितने सारे वॉच टावर्स बनाए गए होंगे, और ये बना था चाइना में। इंपॉर्टेंट, अब हम ट्रेड रूट्स की बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स जो उस समय काफी पॉपुलर थी। आप देखिए यहां पर जो ट्रेड रूट्स है, ये सी रूट्स किस तरीके से ये भरूच से ज्वाइन हो रहा है, जो आपके गुजरात में है, और इस तरफ भी ज्वाइन हो रहे हैं, ये आपके महाराष्ट्र के आसपास। फिर यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर केरला के आसपास अटैचमेंट्स है, यहां पर आप देखेंगे चेन्नई के आसपास, और ये आपका हो गया कलकत्ता के आसपास। तो ये पूरा जो ट्रेड रूट्स हैं ये आपकी सी रूट्स हो गई। लैंड रूट से आप देखिए तो ये सिल्क रूट यहां से कंट्रोल होती थी पूरी। यहाँ पर आप देखें नॉर्थ वेस्ट में जहां तक्षशिला है वहां से ज्वाइन हो जाएगा, और तक्षशिला से ये पूरी सिल्क रूट है, और चाइना से यहां से जाके पूरा सामान आपका यूरोप वगैरह में फैल जाता था। इस तरीके की जो सी रूट्स है और लैंड रूट्स फॉलो की जाती थी। तो हमने यहाँ पर डिस्कशन जो किया वो आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने यहाँ पे बात की मौर्यन किंगडम, मौर्यन एम्पायर के बारे में। हमने यहाँ पर बात की चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसके बाद बिंदुसार, फिर उसके बाद अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हमने बात की थी चाणक्य की और मेगास्थनीज की। अशोक में हमने बात की कलिंग वॉर की, फिर हमने बात की धम्मा की। धम्मा के बाद हमने बात की उनके इंस्क्रिप्शंस की। इंस्क्रिप्शंस के साथ हमने डिस्कशन ये भी किया कि किस तरीके से उन्हें ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे अपने मिशंस को भेजने के लिए, जो उन्हें मैसेंजर्स भेजे उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया। और हमने ये भी बताया कि जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो भी हमने यहीं से लिया है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 की, जिसमें हम बात करेंगे वाइटल विलेजेस की जो काफी इंपॉर्टेंट थे, और कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स की। ये दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हमें कंप्लीट करने हैं। इसमें हम समझेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट टाउन्स और विलेजेस आए थे। जैसे आप बात करेंगे जो मौर्यन एम्पायर है, जैसे ही वो खत्म होगा 200 बीसी के आसपास मौर्यन एम्पायर खत्म होने वाला है, और मौर्यन एम्पायर के खत्म होने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स आ जाएंगे। हमेशा की तरह ऐसे ही होता है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। तो जैसे ही मौर्यन एम्पायर खत्म होगा तो नए नए जो किंगडम्स है उनका ओरिजिनेशन होगा। आप देखेंगे इंडो ग्रीक्स, जो नॉर्थ वेस्ट एरिया की बात करूं तो यहाँ पर इंडो ग्रीक्स आ जाएंगे, उसके बाद शाक्य आएंगे या शाकाज आएंगे, उसके बाद कुशानास आएंगे। इस तरीके से पूरी हायरार्की चलने वाली है, इंडो ग्रीक्स, शाकाज एज वेल एज कुशानास। फिर आप देखेंगे सेंट्रल इंडिया में भी कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स आएंगे, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे हैं जैसे पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने मौर्यन के जो लास्ट किंग थे उनको मार के ये अपना किंगडम एस्टैब्लिश करते हैं। पुष्यमित्र के बाद साथ में ही कनवास भी होंगे, और उसके बाद आप देखने वाले लेटर गुप्ता एम्पायर भी यहां से कंट्रोल लेती है 300 एडी के आसपास। ये नॉर्थ एंड सेंट्रल की बात कही। वेस्ट और सेंट्रल के आप देखें तो वहां पे आपको शाकास देखेंगे, सातवाहनास जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, और सातवाहनास जैसे ही खत्म होंगे वाकटकास की स्टार्टिंग होगी, वहां से वाकटकास की कहानी चालू हो जाएगी। अब आप देखिए जो साउथ इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, साउथ इंडिया में हमने शुरू में बात की थी 200 बीसी से लेकर 200 एडी। फिर से लाइन पे समझते हैं। यहां पर आपके 200 बीसी में, और यहां पर आपके 200 एडी, इन दोनों के बीच का जो टाइमलाइन है इसमें आपको समझ में आएगा। यहां पर आपके चोला चेरास और पांड्यास थे, और यहां से 200 एडी के बाद 500 एडी से चालू हो जाएगा आपका चालुक्यास और पल्लवास की कहानी।
तो आप यहाँ पर मैप में भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए चोला, चेराज एंड पांड्यास, और यहाँ पर आप देखने वाले हैं पल्लवास, और फिर चालुक्यास भी आएंगे। चालुक्यास आने वाले हैं वाक्टकास के एरियाज में, ऊपर की तरफ आने वाले हैं चालुक्यास। अब उसी के आसपास आप देखेंगे कहीं ना कहीं टाउन में क्या ग्रोथ आ रही थी, एग्रीकल्चर में किस तरीके से ग्रोथ आ रही थी, क्राफ्ट्स की प्रोडक्शन में भी इंक्रीमेंट आ रहा था। सी रूट्स, नई नई सी रूट्स निकल कर आएंगी वेस्ट एशिया के लिए। साथ में आप देखेंगे नई नई बिल्डिंग्स, स्तूपास बनाए जा रहे थे, नई बिल्डिंग्स में नए टेम्पल्स बनाए जाएंगे, नए स्तूपास बनाए जाएंगे। उसके साथ नई नई रूट्स भी निकल कर आएंगी, जो नई ट्रेड रूट्स भी हैं वो भी निकल कर आने वाली है। यहाँ पर आप देखिए एग्रीकल्चर की बात करने लगे। एग्रीकल्चर में बात हुई किस तरीके से आपको इरिगेशन बढ़ाना है, क्योंकि अगर आप इरिगेशन बढ़ाएंगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा, जिससे आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी और जो किंग है वो वेल्दी हो जाएगा। आयरन टूल्स का यूज होगा, ट्रांसप्लांटेशन, जो मैंने आपको बताया था, जो पैडी है उसको आप ट्रांसप्लांट करते हैं और इरिगेशन बढ़िया हो जाएगा। कैनाल्स खोदे जाएंगे, वेल्स, टैंक्स, ये सारी चीजें जो होती हैं, आर्टिफिशियल लेक्स, इन सब चीजों का काम शुरू होगा। इरिगेशन के लिए और ज्यादा फैसिलिटीज बढ़ाई जाएंगी, जो फाइनली आपके प्रोडक्शन को बढ़ाएंगी, जिससे आपका टैक्स बढ़ने वाला है, टैक्स कलेक्शन में आसानी होने वाली। अब हम बात करते हैं, कैटेगरीज दी हैं लैंड जो ओनर्स होते हैं उनकी कैटेगरीज दी है तमिल समय में, जो तमिल संगम एज है उस समय पे किस तरीके का लैंड कैटेगराइजेशन होता था उसके बारे में। तो एक होते हैं वेल्लेलार, जिनका मतलब होता है जो बड़ा जमींदार, मान लीजिए आप, जो लार्ज लैंड ओनर्स होते हैं उनको वेल्लेलार कहते हैं। उजवार, उजवार या उडवार कहते हैं उनको, जो ऑर्डिनरी प्लॉमेन है जिनका छोटा मोटा लैंड है उनको आप उडवार कहते हैं। उसके बाद कड़सियार या फिर अडिमई, उनको कहते हैं आप जिनके पास जमीन नहीं है, लैंडलेस लेबरर्स हैं। लैंडलेस लेबरर्स के लिए हमने अभी 5th चैप्टर में भी एक नाम डिस्कस किया, 6th चैप्टर में, सॉरी, जल्दी से मुझे बता दीजिए हमने लैंडलेस लेबरर्स के लिए क्या नाम दिया था। तो कड़सियार्स और अडिमई में लैंडलेस लेबरर्स और स्लेव्स दोनों आते हैं। उसी तरीके से कुछ टर्मिनोलॉजीज यहां पर चल रही थी नॉर्दर्न पार्ट में। ग्राम भोजक, जिसको आप हेडमैन मानते हैं, जो कि लैंड ओनर होता है, सबसे ज्यादा जमीन जिसके पास होती है उसको ग्राम भोजका कहते हैं। उसके बाद आप देखेंगे हेरिडिटरी पोस्ट आने लगी। हेरिडिटरी पोस्ट का मतलब यह है कि एक बार अगर कोई जमींदार बन गया उसका बेटा जमींदार, एक बार कोई राजा बन गया तो उसका बेटा राजा, इस तरीके की चीजें हो रही थी। स्लेव्स को हायर किया जाता था, वर्कर्स को हायर किया जाता था कल्टीवेशन करने के लिए। जी हाँ, कम्मकार, कर्मकार नहीं, कम्मकार होगा वो, राज मेहता, कम्मकार। तो हायर्ड, जहां पे स्लेव्स और वर्कर को भी हायर करने लगे। अब इतनी बड़ी जमीन है तो इस पे ये तो काम करेंगे नहीं, तो उन्होंने हायर कर लिया किसको, स्लेव्स को या वर्कर्स को। इसके साथ आप देखेंगे और भी सारे फंक्शंस किए जाते थे, चाहे आप जजेस की बात करें, पुलिस की बात करें, ये सारे फंक्शंस भी प्ले किए जाने लगे, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके थे। जहां पे जजेस और पुलिस की हम बात करें, टैक्सेस भी कहीं ना कहीं कलेक्ट करने के लिए आपको एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए। वहां पर किंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि किंग के पास पावर था टैक्सेस कलेक्ट करवाने का, उसके लिए ऑफिसर्स अपॉइंट करने का। जो स्मॉल इंडिपेंडेंट आपके लैंड ओनर्स होते थे उनको गृहपति कहते थे, यहां पर आपको उडवार कहते थे। तमिल जो एरिया में संगम टाइम में उसको उडवार कहते थे, यहां गृहपति कहते हैं। और यहां पर जो लैंडस है उसको आप कम्मकार कहेंगे, कम्मकार। जो लैंडस लेबरर्स है उनको आप कम्मकार कहते हैं। साथ में विलेजेस में आप देखेंगे पॉटरी, वीविंग, ब्लैकस्मिथ, कारपेंट्री, ये सारी चीजें होंगी। जब ये सारी चीजें होती तो आप देखिए क्राफ्टमैनशिप बढ़ती है अगर, तो ट्रेड भी बढ़ेगा, ट्रेड में भी इंक्रीमेंट आने वाला है। और जब ट्रेड बढ़ने वाला है तो उससे प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, रीजन्स की प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, रीजन्स में पैसे आना शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। आगे आप बात करें संगम लिटरेचर की, तो संगम लिटरेचर पर्टिकुलरली 300 बीसी से शुरू होता है। ये माना जाता है कि ये 300 बीसी से शुरू होता है, ये आपका जीरो यहां से चालू होगा 300 बीसी से, मतलब आज से 2300 ईयर अगो की मैं बात कर रहा हूं आपसे। यहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशंस किए गए थे, जहां पर असेंबलीज, पोएट्स का ग्रुप मिलता था, झुंड के झुंड पोएट्स के मिलते थे और वहां पर ये अपने कॉम्पोजिशंस करते थे, अपने काव्य रचनाएं करते थे। पर्टिकुलरली ये मदुरई में हुआ था, संगम लिटरेचर का जो मीटिंग हुआ। साथ में जातक कथाओं के बारे में भी चर्चा हुई है, काफी जातक स्टोरीज के बारे में भी डिस्कशन यहां पर होता है, जिसमें सिटीज के बारे में, ट्रैवलर्स के बारे में दिया है, स्कल्पचर्स और आर्कियोलॉजी के बारे में भी बहुत सारी चीजों की खबर मिलती है। जातक कथाओं में हम पर्टिकुलरली बात करें तो चाहे रुरु जातक है, एक आपकी महाकपि जातक है, इस तरीके की बहुत सारी जातक कथाएं होंगी और उन जातक कथाओं से ऑर्डिनरी पीपल को बहुत सारे आइडियाज मिलते थे और ये बुद्धा की पास्ट लाइफ के बारे में डिस्कशन करते थे।
तो ये जो बुद्धिस्ट मॉन्क है वही पर्टिकुलरली लिखेंगे, क्योंकि इन जातक कथाओं में बुद्धा की पास्ट लाइफ को डिस्कस किया जाता है। और ये आप देखने वाले हैं कि ऑर्डिनरी पीपल भी कंपोज करेंगे, या फिर आप देखिए पर्टिकुलरली जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स है उनके द्वारा कंपोज किया जाएगा। बहुत सारे सीन्स हैं जो स्टोरीज में, स्कल्पचर्स जो आपके होंगे उसमें स्टोरी फॉर्म में सीन्स डिपिक्ट किए जाएंगे, सीन दिखाने का प्रयास होगा। जो बिल्डिंग्स है उनको डेकोरेट करना शुरू हो जाएगा, पिलर्स डेकोरेट होंगे, और जो रेलिंग्स और गेटवेज है उनको भी डेकोरेट किया जाएगा। वो हम पढ़ेंगे जब हम बात करेंगे स्तूपास की। अब मैं आपको बताऊं कुछ मेजर सिटीज की, जो आपके 12 चैप्टर है जिसमें हम पर्टिकुलरली स्तूपास और टेंपल की बात करेंगे। वहां पे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से डेकोरेशन होता था आपके टेंपल्स और स्तूपास का। तो आपको मैंने बताया कि जब 500 बीसी के आसपास जब बड़े बड़े टेंपल, बड़ी बड़ी सिटीज आई, महाजनपद जब बनने लगे, तो उनकी वॉल्स काफी फोर्टिफाइड रहती थी। वहां वॉल्स अगर फोर्टिफाइड होंगी तो उसके बाद जो वेल्स आने लगे वो भी काफी रिंग्ड और काफी बड़े बड़े वेल्स आने लगे। यहां जो रिंग वेल मिले हैं, इस तरीके के ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले हैं। इन रिंग वेल्स को आज जब एक्सकवेशन किया गया तो ऐसा माना जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा कहते हैं कि जो रिंग वेल्स बनाए गए हैं ये उस समय टॉयलेट के लिए यूज किया जाते थे, या फिर गार्बेज डंपिंग के लिए यूज किए जाते थे, या फिर ड्रेन्स के लिए, नालियों के लिए भी यूज किए जाते थे। गार्बेज डंपिंग, टॉयलेट या फिर नालियों के लिए, क्योंकि ये एक के ऊपर एक, जैसे बाल्टियां एक में दूसरी फंसी रहती है उस तरीके से फंसे हुए हैं। और ये हर घर में अलग से पाए गए, हर घर में ये मिले हैं। इससे ये समझ में आता है ये शायद उस समय ये जो रिंग वेल्स मिले गए हैं सिटीज में, महाजनपद की, उसमें इनको टॉयलेट्स के लिए या गार्बेज डंपिंग के लिए यूज किया जाता। इसके अलावा आप देखें तो जो पैलेसेस या मार्केट प्लेसेस हैं ये तो अब बचे नहीं है, इसीलिए इनके ट्रेसेस आपको ज्यादा नहीं मिले, इनके एविडेंस नहीं मिले। जो जमीन के नीचे चीजें थी उनके एविडेंस आपको मिले हैं। साथ में लकड़ी से बनाए जाते थे, या फिर आप देखें लकड़ी के अलावा जो भी घास और मिट्टी से बनाए जाते थे, इस वजह से भी इनका सर्वाइव करना काफी कठिन काम था, इसलिए इन्हें सर्वाइव नहीं किया। इसके अलावा हमें इंफॉर्मेशन मिलती है सेलर्स से और ट्रैवलर्स जो है उनने जो भी चीजें लिखी है उनसे हमें काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है एक इंपॉर्टेंट पोर्ट के बारे में जिसको आप पढ़ते हैं बे गाजा। बे गाजा का मतलब है यहां पर भरूच की बात की जा रही है। जो भरूच आपका गुजरात में है उसकी चर्चा की गई है ग्रीक के द्वारा, इसलिए उसने उसको बेरगाजा कहा। बेरगाजा, इसके बारे में खासियत ये बताई गई कि काफी नैरो थे ये लेन, देखे आप बहुत नैरो है, और यहां पर एक्सपर्ट जो फिशरमैन होते हैं वही बड़े बड़े शिप्स को अंदर लेकर आ पाते हैं, और वो फिशरमैन जो है उनको किंग अपॉइंट करता है। अब वहां से इंपोर्ट क्या होता था इसके बारे में बताया कि वाइन्स जो है, कॉपर, टिन, लेड, कोरल, टोपाज, कपड़े, सोना, चांदी, ये सारी चीजें जो है वो इंपोर्ट की जाती थी, और एक्सपोर्ट किया जाता था हिमालय के जो बहुत सारे प्लांट्स हैं, हिमालय के पास जो पौधे होते हैं उनको, आइवरी, एगेट, कार्निलियन, सिल्क, ये सारी चीजें, परफ्यूम्स, ये सारी चीजों को आप एक्सपोर्ट करते थे। और कुछ खास गिफ्ट भी लाए जाते थे राजा के लिए, सुंदर सुंदर गाने वाले लड़कों को लाया जाता था राजा के लिए, और अच्छे अच्छे कपड़े लाए जाते थे, ये तमाम चीजें राजा के लिए लाई जाती थी। अब वहां से हमें पता चलता है, पहले तो हमें जो आपके ट्रैवलर्स के अकाउंट्स हैं, ट्रैवल अकाउंट से भी हमें, या ट्रैवल लॉग से भी हमें पता चला। उसके बाद जो वहां के कॉइन्स थे उनसे भी हमें बहुत कुछ पता चलता है वहां के डेट के बारे में। जैसे जो वेल्थ है वो कैसे मेजर की गई होगी, जो सिक्के हैं वो कहाँ पाए गए, उनमें पंचमार्क से आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलेगा। आगे के चैप्टर में जब हम समुद्रगुप्त की बात करेंगे, उनको वीणा बजाते हुए देखा गया है कॉइन में, तो उससे समझ में आता है कि हाँ जो राजा है उसके पास लड़ने के अलावा भी बहुत से टैलेंट्स थे। अर्लीस्ट कॉइन्स में आप देखेंगे किस तरीके से सर्कुलेशन में आते हैं, तो 500 साल पहले इनका सर्कुलेशन बढ़ने वाला है, और ये पर्टिकुलरली सिल्वर और कॉपर के देखे जाएंगे। गोल्ड के कॉइन्स कम मिलने वाले हैं आपको, सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स ज्यादा मेजर क्वांटिटी में मिलने वाले हैं। ये भी पर्टिकुलर एग्जांपल है, ये ग्रीक कॉइन है, ग्रीक कॉइन का एग्जांपल है जिसमें दोनों तरफ फेसेस बनाए गए हैं राजा के। अब बात करता हूं मैं बार्टर सिस्टम की। बार्टर सिस्टम आप समझते हैं कि एक तरफ आप देखिए आपके पास टमाटर है, मेरे पास मान के चलिए जौ है, तो हम इस तरीके से एक्सचेंज कर लेते हैं, 1 किलो टमाटर के बदले मुझे 1 किलो आप गेहूं, चावल, आटा जो भी देना है वो दे दीजिए। तो ये बार्टर सिस्टम चलता है। यहाँ पर मेन फंक्शन जो है वो एक्सचेंज का है। यहाँ पर आप एक चीज को दूसरी चीज से एक्सचेंज कर सकते हो, चाहे आप नमक के लिए चावल एक्सचेंज कर लो, उस तरीके से सिस्टम चलता था। और जो ट्रेडर्स है या ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है वो आपकी बैलगाड़ियों में होगा, ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ट्रेडर्स हैं वो कभी कभी अपनी पूरी फैमिली को लेकर ट्रैवल करते थे, इसीलिए उनको हम बंजारा कहते थे। जहां पर उनको ठिकाना लगाना है वो अपनी पूरी फैमिली के साथ ट्रैवल करते थे और ठिकाना लगाते थे। और साथ में हमें इस किताब में यह भी बताया गया है कि जो सॉल्ट प्रोडक्शन था वो भी काफी ज्यादा क्वांटिटी में होता था, हाईली प्रोड्यूस होता था सॉल्ट, काफी हाई क्वांटिटी में सॉल्ट प्रोड्यूस होता था।
किताब में यह भी बताया गया है कि जो मथुरा है वो काफी इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया कनेक्शन का, क्योंकि वहां से आपके नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट के लिए जो इंपॉर्टेंट रोड्स हैं वो निकला करती थी। इसीलिए जो मथुरा है वो आपका सेंटर पॉइंट बन गया, वो आपका पायोवेट बन गया, जहां से बिजनेस काफी एस्टैब्लिश होने लगा। बड़ी बड़ी मार्केट्स वहां पे दिखेंगे आपको, फोर्टिफिकेशंस होंगे, श्राइन्स आ जाएंगे। श्राइन्स मतलब बहुत बड़े बड़े जो आपके ज्ञानी मॉन्क्स वगैरह हैं उनके श्राइन्स बनेंगे वहां पे। स्कल्पचर्स भी बहुत सारे प्रोड्यूस होंगे। ये कनिष्क के टाइम की बात है, जो राजा कनिष्क थे उनके टाइम पे ये सारी चीजें आना चालू होंगी। और इसके अलावा आप देखने वाले कि जो फार्मर्स हैं और जो हर्डर्स हैं वो भी खाना वगैरह प्रोवाइड करते थे इन इलाकों में। तो मथुरा काफी इंपॉर्टेंट है उस समय का। तो जो कुषाण साम्राज्य था उसका कैपिटल था मथुरा, सेकंड कैपिटल। पहला जो था आपका, पहला तक्षशिला के पास में था, दूसरा आपका हो जाता है मथुरा। इसके साथ जो रिलीजन था वो भी काफी डेवलप कर रहा था मथुरा में, चाहे बुद्धिज्म की बात करें या फिर जैनिज्म की। और इसके साथ जो कृष्णा है उनकी काफी वर्शिप होती थी। आप जानते हैं बिहारी जी का टेंपल और भी बड़े बड़े टेंपल्स वहां पे बनाए गए हैं मथुरा में। तो वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट टेंपल्स थे जो आपके मथुरा में मिलते हैं। इसके साथ आपको इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे, स्टोन स्लैब के ऊपर बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे, स्टैचूज मिलेंगे आपको। स्टैचूज में भी अलग अलग प्रकार के स्टैचूज जो हमें बताएंगे कि मथुरा में किस तरीके का गवर्नमेंट था और किसका राज था उस समय। गिफ्ट्स के बारे में, गिफ्ट किस प्रकार के मिले उसके भी रिकॉर्ड्स हैं। साथ में राजाओं का रिकॉर्ड है और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स आपको देखने मिल जाएंगे यहाँ पर। तो किंग्स, क्वींस, ऑफिसर्स, सारे लोगों के रिकॉर्ड्स यहाँ पर है। क्राफ्टमैन के बारे में कहीं ना कहीं दिया गया है, चाहे किताबों में या फिर ट्रैवल रिकॉर्ड्स में। अब हम क्राफ्टमैन की बात करें तो क्राफ्टमैन में पर्टिकुलरली श्रेणीज या फिर कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता था, जिसमें एक तरफ आपके क्राफ्टमैन होते थे, दूसरी तरफ मर्चेंट्स होते थे। जो आपके मर्चेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइज ट्रेडर्स हैं। वो क्या करने वाले हैं, जो उनके पास पैसा आएगा उसको वो बैंक में जमा कर देंगे, मतलब एक आदमी के पास रख देंगे, और उससे जो उनको इंटरेस्ट आएगा या तो वो उसका खुद यूज करते हैं या फिर वो दान कर देते थे मॉन्क्स को या फिर कहीं बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या जिस भी पर्टिकुलर फिलोसफी को वो फॉलो करते थे। और उसके साथ जो उनका सिस्टम ऑफ ट्रेड था काफी ऑर्गेनाइज था। यहाँ क्राफ्टमैन की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए ये ट्रेनिंग देंगे, फिर उसके बाद ये रॉ मटेरियल लेके आएंगे और उसके बाद जो फिनिश प्रोडक्ट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी क्राफ्टमैन का ही होता था। तो श्रेणी जो है वो एक कॉम्बिनेशन होता था, कॉम्बिनेशन ऑफ क्राफ्टमैन एज वेल एज ट्रेडर्स या मर्चेंट्स। तो ये पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता था और इस तरीके से इनका पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ ट्रेड चलता था। स्पिनिंग और वीविंग की बात करें आप तो स्पिनिंग और वीविंग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप जानते हैं फाइबर्स बनाने और क्लॉथ बनाने उसके लिए स्पिनिंग और वीविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र में इसके ऊपर एक कहानी दी गई है जिसमें बताया है कि महिलाएं जो लेडीज हैं, चाहे ओल्ड लेडीज हैं, ओल्ड कोटिसान्स हैं या फिर कोटिसान मदर्स हैं या फिर आप समझिए कोई डिसेबल्ड विमेन है, इन सारे विमेन्स को काम दिया जाता था आपको स्पिनिंग एंड वीविंग करनी है। अगर आप काम जहां पे कारखाना है वहां पे आप देने आ सकती हैं काम, तो आप देने आइए, पर आप आएंगी सुबह। सुबह क्यों आएंगी? सुबह इसीलिए आएंगी ताकि उस काम को प्रॉपर्ली एग्जामिन किया जाए। जितना काम दिया आपको उतना करना है। अगर आप उसको नहीं करेंगी तो आपको फाइन दिया जाएगा या फिर आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, जिसमें आपके अंगूठे को, उस थंब को भी काट लिया जाता था। तो पनिशमेंट्स भी थे। और अगर आपसे कोई ऑफिशियल काम के अलावा और कोई बात करता है तो उस ऑफिशियल को भी पनिशमेंट मिलती थी। इस तरीके के प्रोसीजर्स थे। और क्वालिटी जो है उसको देख के ही और क्वांटिटी को देख के ही पेमेंट हुआ करते थे। तो पूरा आपको अर्थशास्त्र में प्रॉपर सिस्टम मिल जाएगा स्पिनिंग एंड वीविंग का। अब यहाँ पे अब बात आती है एक और बड़े पोर्ट की। हमने एक पोर्ट है जो भरूच, जिसको आप बेसगारा कहते हैं, बिरगाजा के बाद हम बात करेंगे अरिकमेडु की, जो कि पौंडीचेरी है। यहां पर डेवलपमेंट्स होते हैं आपके 200 बीसी से लेके 100 बीसी तक। अब यहां पर आप समझिए आपका 200 बीसी है, यहां पर आपका 0 है और यहाँ 100 बीसी, यहां तक आपको डेवलपमेंट्स देखने मिलेंगे। मतलब ये 300 साल तक ये काफी ग्रो करने वाला है, काफी ज्यादा यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होने वाले हैं। यहाँ से बहुत दूर दूर के लिए भी बहुत सारे गुड्स भेजे जाते थे और इसको बनाया गया था बड़ी बड़ी ईंटों से और बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना था। वेयर हाउस भी थे यहाँ पे। और आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे मेडिटेरेनियन से डबल हैंडेड जार्स, जिनको आप एम्फोर कहते हैं, वो मिलते हैं। एरेंटाइन वेयर्स, जो कि आपके रेड ग्लेस चमकदार पॉटरीज हैं, वो इटली से, वो यहाँ पे मिलती हैं। साथ में आपको मिलता है क्लेस से जो स्टैम्प्ड वगैरह है, स्टैम्प्ड मोल्ड वगैरह, वो भी यहाँ पर आपको देखने मिलते हैं। रोमन लैंप्स, स्मॉल टैंक्स कपड़े रंगने के लिए, ये भी वहां पे देखने मिलते हैं। और जो बीड्स और सेमी प्रीशियस स्टोन्स हैं, इनके बारे में भी आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है अरकमेडू से। तो अरकमेडू में भी काफी ज्यादा चीजें बिजनेस के लिए आती थी और काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होता था। ये आपको यहाँ से देखकर समझ में आता है। आगे हम बात करते हैं
आगे की चर्चा जो चलने वाली है वो आपकी चलेगी रोम के बारे में। हमेशा हम कोशिश करते हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल पे जो डिस्कशंस किए गए एनसीईआरटी में उनको कवर करें। तो रोम में भी आप देखने वाले हैं कि जो ओल्डेस्ट सिटी है यूरोप की, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स देखने मिले। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट राजा था जिसका नाम था अगस्टस। इसने 2000 साल पहले की बात यह है, इन्होंने ब्रिक्स की जो रोम था, जो ईंटों से बना था, उसको मार्बल सिटी बना दिया। उसने संगमरमर की सिटी बना दिया रोम को। यहाँ पर एम्पी थिएटर्स थे, जो आपने बहुत सारी पिक्चर है, चाहे ग्लैडिएटर देखी हो आपने, या फिर स्पार्टकस देखी हो आपने, या फिर आपने रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा एक एम्पी थिएटर था, ऐसे सर्कुलर स्टेडियम बनाया जाता था जिसमें तमाम तरीके के खेल होते थे। साथ में पब्लिक बाथ बनाया जिसमें टाइमिंग्स अलग अलग थी, मेन और वेमेन के लिए नहाने के लिए अलग से टाइमिंग्स थी, लोगों को मिलने और रिलैक्स करने के लिए ऐसी जगह बनाई गई। साथ में एक्वाडक्ट्स थे। एक्वाडक्ट्स का मतलब होता है पानी निकलने के लिए चैनल्स दिए गए थे, पानी भरना और निकालने के लिए, वाटर सप्लाई के लिए प्रॉपर चैनल्स थे। इनको भी उस समय बनाया गया था। बाथिंग, नहाने के लिए फव्वारे और बाथरूम, तीनों चीजों की अच्छी व्यवस्था थी। टॉयलेट्स की भी अच्छी व्यवस्था थी। तो यहाँ पर हमने जो सम अप किया, ये डिस्कशन आपको क्लियर हो गया होगा मैं किस चीज की बात कर रहा था। सबसे पहले हमने यहाँ पे बात की है, चलिए आप जल्दी से मुझे बताइए हमने किस किस जगह की बात की। हमने यहाँ पे बात की ट्रेडर्स की, हमने यहाँ पर बात कर ली इंपॉर्टेंट सिटीज की, विलेजेस की, हमने बात की इंपॉर्टेंट पोर्ट्स की जहां हमने देखा अरेकमेडू और बिरगाजा, ये दोनों हमने देखे। हमने देखा कि मर्चेंट्स जो है, मर्चेंट्स के अंदर जो श्रेणीज होती हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। हमने अर्थशास्त्र में जिस तरीके से उन्होंने वीविंग की बात की वो भी हमने देखा। और फाइनली हमने डिस्कशन किया रोम के बारे में कि रोम में किस तरीके की बिल्डिंग्स बनाई गई थी। चलिए तो हम अब आने वाले हैं हमारे 10th चैप्टर के ऊपर, जहां हम बात करेंगे ट्रेडर्स की, किंग्स की और पिलग्रिम्स की। पिलग्रिम्स का मतलब यह होता है जो वर्शिप करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। मान के चलिए आप अपने घर से वैष्णो देवी जा रहे हैं तो आपको भी पिलग्रिम्स माना जाएगा। तो अब हम यहां पर देखते हैं कि किस तरीके से हाउ टू फाइंड अबाउट द ट्रेड रूट्स, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से रास्ते पे व्यापार होता था। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें यहां आपको समझ में आने वाली है कि बहुत सारी साइट्स से हमें यह पता चलता है कि कहां की ट्रेड रूट्स थी, कहां पे, चाहे आप नॉर्थ की बात करें, वेस्ट की बात करें, पर्टिकुलरली नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज में हमें यह पता चलता है कि बहुत सारी ट्रेड रूट्स थी, जिसमें आप देखेंगे कि हमने बात की है तक्षशिला से कैसे आप वेस्ट पूरे सेंट्रल इंडिया से जुड़ जाते थे। यह आपको समझ में आएगा। उसके बाद आप देखने वाले हैं साउथ इंडिया से इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स थी, पोर्ट्स थे। फिर क्या ट्रेड होता था यह भी हमें समझ में आने वाला है। यहाँ पे हम गोल्ड की बात करने वाले हैं और फिर हम आपसे बात करने वाले हैं स्पाइसेस की। साइट्स में आपको एक और चीज जो मिलती है वो मिलते हैं बर्तन, यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स की हम बात करने वाले हैं। यूटेंसिल्स में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे आपसे नॉर्थ, जो आपके ब्लैक पॉलिश्ड वेयर्स थे, आपके ब्लैक पॉलिश्ड वेयर्स, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हर एज का एक डिफरेंस होता है। मैंने आपसे ग्रे वेयर्स की बात की, उसके पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वहां पे मैंने क्ले से बनाए हुए बर्तनों की बात की। यहां पर आप देखेंगे कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर्स की बात करूंगा मैं। जो अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड के लिए क्या क्या था, पेपर है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसकी वजह से वास्को डी गामा आया और वो पूरी कहानी चली। रोमन एम्पायर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी, इसको वो सोना कहते थे, काला सोना। और जो ट्रेडिंग होगी वहां पे शिप्स और कैरावान्स, आपके अगर जमीन से आप जाएंगे तो कैरावान्स या कार्ट्स को लेके जाएंगे, और अगर आप वाटर से जाएंगे या फिर सी से जाने वाले हैं तो आपको शिप्स की जरूरत पड़ने वाली है। ये हमें ट्रेड के बारे में पता चलता है। साउथ इंडिया में बहुत से रोमन कॉइन्स मिले, इससे ये समझ में आता है कि हमारा जो ट्रेड था वो रोमन से चल रहा था। उस समय हमें रोमन से ट्रेडिंग करते थे। साथ में संगम लिटरेचर की जो पोएम्स है उनमें भी कहीं ना कहीं इस चीज के बारे में बात की गई है कि किस तरीके से हमारा रोमन से ट्रेड चल रहा था। इसकी पोएम्स में डिस्कशन है। सी रूट्स का भी डिस्कशन है। मैंने आपको थोड़े स्लाइड्स पहले बताया था किस तरीके की जो सी रूट्स थी, जिसमें हमें राकेश ने बताया कि सुंडा स्ट्रेट और स्ट्रेट ऑफ मलक्का से भी होकर बहुत सारी ट्रेड रूट्स थी। अब एक बड़ी अच्छी बात यह है कि जहां पर भी ये कोस्टल एरियाज होंगे वहां पर भी किंगडम्स एस्टैब्लिश हो जाएंगे और वहां पर भी कंट्रोल एस्टैब्लिश होगा। या फिर कहीं भी ट्रेड एरियाज हैं, मान के चलिए अगर लैंड एरिया में भी ट्रेडिंग हो रही है तो वहां पे भी आप देखने वाले ट्रांसपोर्टेशन में कहीं ना कहीं यहाँ पर टैक्सेस लगाए जाएंगे और ये फायदे का सौदा होगा, इसीलिए यहाँ पर भी किंगडम्स एस्टैब्लिश होंगे। और इसमें आप जो बेसिक फिनोमेना हमारे मॉनसून का है वो काम, जो ट्रेडर्स थे वो मॉनसून विंड्स का यूज करते थे। आप देखिए किस तरीके से आपकी जो वेस्टर्न विंड्स है, जब मॉनसून आता है तो आप देखते हैं कि आपकी जो विंड्स है वो आपकी साउथ की तरफ से आ रही हैं, साउथ से आपकी विंड्स ब्लो करती हैं और साउथ वेस्ट के एरिया में आपकी विंड्स फ्लो करेंगी, और बाद में उसका जब रिवर्सल होता है तो वो आपकी नीचे से आपकी ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं।
तो इस तरीके से जो रिवर्सल होता था मॉनसून में विंड्स का, उसका भी यूज किया जाता था, और इन विंड्स का यूज करके आप ट्रेड में बड़े बड़े जहाजों को आप शिफ्ट करते थे, क्योंकि वहां पे जो जहाज थे उनकी डिजाइन पर्टिकुलरली ऐसी थी जिसमें कोई मोटर तो लगी नहीं रहती थी, उसमें ऐसे कपड़ा होता था और उसी कपड़े को शिफ्ट करके वो अपना डायरेक्शन चेंज करते थे। फिर हम बात करें जो नए नए किंगडम्स आए कोस्टल एरियाज में उनका, तो साउथ इंडिया में आप देखेंगे तो यहां पर आप देखिए, यहां पर एक एम्पायर आएगा, चोला पर्टिकुलरली आने लगे, इनने भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से कोस्टल बिजनेस चालू किया। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप देखिए चिराज आएंगे, चिराज ने भी अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करने का कोशिश किया। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सात बहनास भी थे, सात बहनास ने एम्पायर चालू करे अपने, और ट्रेड से बहुत ज्यादा एम्पायर में स्ट्रेंथ आई, क्योंकि ट्रेड जो है आपको कहीं ना कहीं इकोनॉमी में हेल्प करता है, जो आपका टैक्स है वो ज्यादा मिलेगा, रेवेन्यू जो है आपको ज्यादा मिलने वाला है। आगे हम मिडिवल पढ़ेंगे, वहां पे भी देखेंगे जिस तरीके से विजयनगर एम्पायर और बहमनी एम्पायर जो है उन्होंने कैसे ट्रेड की वजह से ही अपनी इतनी बड़ी एम्पायर एस्टैब्लिश की। उसके बाद आप देखने वाले जो सोर्सेज थे वो भी बहुत ज्यादा है, चाहे आप रिवर वैली की बात करें तो ये फर्टाइल सोर्स है, इससे भी कहीं ना कहीं रेवेन्यू बहुत ज्यादा जनरेट होगा। हिल्स और प्लेटो है, वहां से भी बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। कोस्टलाइन काफी बड़ी थी साउथ इंडिया की, आप देखिए ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, वहां से काफी बड़ी कोस्टलाइन होने की वजह से ये ट्रेड को काफी कंट्रोल कर सकते थे, और इसने जो वहां के राजा है उसको पावरफुल बना दिया और अमीर बना दिया। एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है, एक लैंड के बारे में बात होती है, मोवेंडर, जहां पे 3 राजा थे, 3 राजाओं की बात होती है। संगम पोएम में इस चीज की चर्चा की गई है, 3 किंग्स की बात की गई है, उस जगह को आप मोवेंदर कहते हैं। और यहां पर जो मोवेंदर है उसका सही मतलब भी यही है कि 3 चीफ्स, जहां पर बात की गई चोला, चेरास एंड पांड्यास की, जो मैंने आपको टाइमलाइन पे भी बताया था कि 200 से 200 साल तक ये यहां पर राज करते हैं, 200 बीसी से 200 एडी तक। और उसके बाद फाइनली आप देखें किस तरीके से पल्लव और चालुक्यास आ जाने वाले हैं, और ये लगभग 2300 ईयर्स अगो ये काफी पावरफुल हो गए थे आपके साउथ इंडिया में। जहां मैंने अरकमेडू के बारे में आपको, जो आज का पौंडीचेरी है, वहां पे भी काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे और वहां से रोमन्स तक का बिजनेस चल रहा था। साथ में एक और ईस्टर्न बॉर्डर, ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न कोस्ट पे एक इंपॉर्टेंट पोर्ट था जिसका नाम पुहर है, जो चोलास के कंट्रोल में था। उसके बाद आप देखिए जो मदुरई है वो जो है पांड्यास का कैपिटल था। इस तरीके से इंपॉर्टेंट टाउन्स या सिटीज भी काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, काफी पैसे कमा रही थी, पोर्ट्स होने की वजह से या फिर इंपॉर्टेंट साइट्स होने की वजह से, मार्केट होने की वजह से। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो चीफ्स थे वो क्या करते थे, या तो वो डिमांड करते थे या फिर वो रिसीव करते थे गिफ्ट्स, जो भी लोग हैं उनसे उनको गिफ्ट मिलते थे। साथ में जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है उसके लिए वो ट्रिब्यूट्स पे डिपेंड करते थे, उनको आसपास के इलाकों से ट्रिब्यूट्स जो मिलते थे उससे उनका मिलिट्री का खर्चा चलता था। इसके बाद आप देखने वाले हैं जो भी मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैं और सोल्जर्स हैं, पोएट्स हैं, उन सब में डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, डिस्ट्रीब्यूशन अमंग्स देयर सपोर्टर्स। ये जो आपको ट्रिब्यूट मिला इसको बांट दिया जाएगा फैमिली में, सोल्जर्स में और पोएट्स में, इन तीनों सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी में ये पैसा बांट दिया जाता था। पोएट्स जो थे संगम लिटरेचर के, उन्होंने काफी डिस्कशन किए इन चीजों के बारे में, और उसके साथ मिलता था अवार्ड में दिए जाते थे इनको पत्थर काफी महंगे महंगे, सोना, घोड़े, हाथी, ये तमाम चीजें इनको गिफ्ट में दी जाती थी इन पोएट्स को, क्योंकि ये ऐसी चीजें लिखते थे जिससे पर्टिकुलर किंग के बारे में काफी तारीफें हो। अब हम बात करें सात बहना के बारे में, जिसमें बहुत ही पॉपुलर जो किंग थे उनका नाम था गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी के समय में ये एपेक्स पे पहुंच जाती है, सतकर्णी सात बहना जो पावर है ये एपेक्स पे पहुंच जाती है, इसीलिए इनको कहने लगते हैं दक्षिण पथ का राजा है, लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ। और इनने इतना ज्यादा कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया था दक्षिण पथ में कि इनके आगे किसी की नहीं चलती थी, काफी ज्यादा कंट्रोल एस्टैब्लिश कर चुके थे। जो इंपॉर्टेंट रूट्स थी जो साउथ को कनेक्ट करती थी उनके बीच में इनका किंगडम पड़ता था, जिसकी वजह से इनको काफी रेवेन्यू मिलता था, और ये पूरा जो रेवेन्यू है ये काफी जगह पे यूज होता था, और इसकी वजह से इनकी जो स्ट्रेंथ है, नेवल स्ट्रेंथ भी बढ़ गई और आर्मी स्ट्रेंथ भी इनकी बढ़ गई। और ये जो दक्षिण पथ है इसका अर्थ ही है, दक्षिण का मतलब होता है साउथ, तो जो साउथ का पूरा एरिया है वो कंट्रोल में आ गया था, क्योंकि ये ऐसी जगह जो डेक्कन है यही चोकिंग पॉइंट है आपका। यहाँ पे अगर आप रूल कर रहे हैं तो नीचे का कंट्रोल और ऊपर का कंट्रोल आप यहाँ से एस्टैब्लिश कर सकते हैं, और यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं अपने कंट्रोल को, जो आपका एरिया ऑफ प्रैक्टिस है उसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर दी गई है सिल्क की कहानी, जो सिल्क है उसकी कहानी दी गई। तो सिल्क के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ये लगभग 7000 साल पहले चाइना में डेवलप हुआ था, और इसको काफी सालों तक सीक्रेट बना के रखा गया। जो चाइना के राजा थे उन्होंने ईरान और आसपास के राजाओं को जो गिफ्ट दिया उससे पता चला कि सिल्क जैसी कोई चीज होती है। धीरे धीरे इसकी ट्रेड बढ़ती है, रोम में इसको पहनना बहुत बड़ा शौक माना जाता था, बहुत ही महंगे होते थे इसके कपड़े, तो बहुत कम लोग इसको अफोर्ड कर पाते थे।
लेकिन जब रोम में इसकी मांग बढ़ी तो आप देखेंगे कि वो उसको ट्रेड करने लगे, वो बेचने लगे। और वहां पे जो कुशान एम्पायर है वो कंट्रोल करता था इस रूट को, जो नॉर्थ वेस्ट को कंट्रोल करता था कि नॉर्थ वेस्ट या फिर आपकी जो सेंट्रल एशिया है उससे होकर जाना पड़ेगा आपको यूरोप के लिए। और वो पूरी रूट को कुशान कंट्रोल करते थे, तो कुशान उसके लिए काफी ज्यादा पैसे वसूला करते थे और पैसे देते भी थे, क्योंकि उनको पता था वहां के जो रूलर्स हैं वो उनको पैसे दे देंगे। और इस वजह से काफी ज्यादा पैसे कमाए, काफी ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया गया कुशानस के द्वारा, क्योंकि उन्होंने वो चोकिंग पॉइंट पे कंट्रोल जमा लिया था जहां से सेंट्रल एशिया कनेक्ट करता था यूरोप को। और यहीं से पूरी कहानी चालू होती है आपकी कि सिल्क रूट जो डेवलप हुई वो डेवलप इसीलिए होती क्योंकि यूरोप के लोगों को सिल्क बहुत पसंद था और सिल्क बनता था चाइना और आसपास के इलाके में, तो यहां से वो ट्रांसपोर्ट होगा, तो सिल्क को लेके जा रहे हैं आप, तो वो बन गई आपकी सिल्क रूट। यहां से आप समझ सकते हैं, मैं फिगर आपको फिर से दिखा रहा हूं। यहां से आप देखिए चाइना से, यहां से आपके ये कलकत्ता और यहां से ये चाइना, ये पूरी रूट जो है ये पूरी यहां से आपकी चलती जाएगी और ये फाइनली यहां पर आके, यहां से भी अगर सिल्क या कुछ भी डेवलप हो रहा है, ये चोकिंग पॉइंट है उसका। और ये पूरे एरिया यहाँ पे भी कंट्रोल था, यहाँ के कंट्रोल से ये कोशिश करते थे कि यहाँ अगर आपको जाना है, यूरोप में जाना है, तो आपको यहाँ पे टैक्सेस देने पड़ेंगे और यहाँ पे आप जब टैक्सेस देंगे तब जाके आप यूरोप में अपना माल बेच सकते हैं। तो इस तरीके से कुशानस कंट्रोल करते थे सिल्क रूट को। अब कुशानस के बारे में हम और चीजें समझे तो ये लगभग 2000 साल पहले रूल करते थे सेंट्रल एशिया और इंडिया के आसपास के इलाकों में। कनिष्क जो है काफी इंपॉर्टेंट किंग माना जाता है कुशानस का। अब मैं आपको टाइमलाइन पे बता दूं, यहां पर कुशानस है 2000 ईयर, मतलब यहां पर लगभग बर्थ ऑफ क्राइस्ट के आसपास की बात होगी। और 100 AD के आने तक, मतलब 100 साल बाद काफी इंपॉर्टेंट किंग बन जाते हैं आपके कनिष्क कुशाना रूलर्स के। और यहीं पे आपकी जो बुद्धिस्ट काउंसिल है इसका भी डिस्कशन किया गया है। कुशानस के टाइम पे आप देखेंगे गोल्ड कॉइन्स भी मिले हैं जो बताते हैं कि हाँ उस टाइम पे काफी प्रॉस्परस रही होगी इनकी सिचुएशन। और इनका जो पावर सेंटर था वो पेशावर, जो आज के समय में आपका पाकिस्तान में है, और मथुरा, ये दो इंपॉर्टेंट पावर सेंटर्स थे। मथुरा में मैंने पहले ही आपको डिस्कस किया इंपॉर्टेंट सिटीज में कि किस तरीके से बहुत सारी चीजें देखने मिली यहाँ पर, चाहे आप कॉइन्स की बात करें, स्कल्पचर्स की बात करें, स्टैचूज हैं, स्टोन हैं और स्लैब्स हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको मथुरा में देखने मिलेंगी। आगे आप देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि जहाँ पर जो आपकी इंडस रिवर है उसके माउथ के पास में भी आपको बहुत सारी ब्रांचेस मिलेंगी जहां से आपको शिपमेंट्स पहुंचते थे रोम के लिए। तो रोम के लिए जो शिपमेंट्स पहुंचने वाले हैं उसमें भी इंडस रिवर का कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल था और वो भी कुशानस के द्वारा कंट्रोल की जाती थी। अब मैं आपको बता रहा था कनिष्क ने बुद्धिस्ट काउंसिल कराई। बुद्धिस्ट काउंसिल में ने स्कॉलर्स को बुलाया जिनने डिस्कशंस किए, और डिस्कशंस के समय में जो हेड की गई थी काउंसिल वो अश्व घोष के द्वारा हेड की गई थी, जिनने कोर्ट में ही पोएम्स लिखी। जो पोएट थे उस कोर्ट में, साथ में आप ये देखने वाले हैं कि जो बुद्धिस्ट बायोग्राफीज वगैरह हैं जिसको हम कहते हैं बोध चरित्र, वो भी लिखी गई। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो हमें समझने हैं कनिष्क से रिलेटेड, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें। आगे हम बात करने वाले हैं बुद्धिज्म में। शुरुआत में जो बुद्धिज्म था उसमें सिर्फ बुद्धा के जो सिंबल्स हैं उनकी पूजा की जाती थी, सिर्फ सिंबल्स की बात की जाएगी, सिर्फ सिंबल की पूजा की जाएगी। लेकिन बाद में आगे आते हुए बुद्धा को एज ह्यूमन फॉर्म आप पूजने लगेंगे। बुद्धा की जो पूजा है वो ह्यूमन फॉर्म में होने लगेगी और उस प्रैक्टिस को आप कहते हैं बोधिसत्व। और बोधिसत्व जो है ये प्रैक्टिस आती है आपकी महायान बुद्धिज्म में। और महायान बुद्धिज्म से शुरू हो जाता है आपका बोधिसत्व की प्रैक्टिसेस, जिसमें आप बुद्धा को प्रे करते हैं या प्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन। और यहां से आपको समझ में आएगा कि दो तरीके के बाइफर्गेशंस हो गए बुद्धिज्म में, एक आपका हीनयान हो गया और एक हो गया महायान। महायान, यान का मतलब होता है व्हीकल, तो महा मतलब बिग व्हीकल और हीनयान मतलब स्मॉल व्हीकल। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये दो डिफरेंसेस आ गए। आपको यहां तक क्लियर हुआ? साथ में आप ये देखेंगे जो बुद्धिज्म है ये आपकी अलग अलग जगहों पे, चाहे सेंट्रल एशिया की बात करें, चाइना, कोरिया, जापान, ये सारी जगहों पे फैलने लगेगा, जहां पर बात की जाएगी आइसोलेशन और पीस की, जहां पर शांति की बात की जाएगी, जहां पर बुद्धा के मैसेज की बात की जाएगी। साथ में हम स्कल्पचर्स की बात करें तो मथुरा और गांधार दो तरीके की स्कूल्स डेवलप हुई जिनमें बुद्धा के जो स्कल्पचर्स बनाए गए, स्टैचूज बनाए गए। कहीं पे आप ये देखेंगे तो ये जो आपके पीछे का हेलो है ये बहुत ज्यादा डिफाइंड होगा, बहुत ज्यादा डिजाइंड होगा, वेल डिजाइंड होगा, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होगा। यहाँ पर जो उनकी बॉडी बनाई जाएगी गांधारा स्टाइल में, पर्टिकुलरली वो रिजेंबल करेगी अपोलो से, जो ग्रीक गॉड अपोलो है उनसे रिजेंबल करेगी और फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग दिखाया जाएगा। यहाँ पर दिखाया जाता है मथुरा आर्ट में हाफ ओपन आईज है और ये मेडिटेट कर रहे हैं। इस तरीके की चीजें दिखाई गई हैं और ये हम आगे आने वाले जो आर्ट एंड कल्चर की हमारी बुक है फाइन आर्ट्स है, जब हम उसको डिस्कस करेंगे तो हम पर्टिकुलरली इन स्कूल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। एक अमरावती स्कूल है उसके बारे में हम समझेंगे। उसके साथ आप देखेंगे जो बुद्धिज्म है
वो आपके ईस्ट और वेस्ट दोनों जगह फैलता है। आज आप देखें अफगानिस्तान के आसपास भी, बामियान में भी, वहां पे भी बुद्धा केव्स देखे गए हैं। तो बुद्धा जो है वो केव्स बहुत सारे बनाए गए। एक्सपेंशन जो ईस्ट और वेस्ट में हो उसकी वजह से बहुत सारे हिल्स में बहुत सारे केव्स बने जो मॉन्क्स के रहने की व्यवस्था बनाई गई थी, और जिसमें पर्टिकुलर जो काम था वो था राजा और रानी जो कोशिश करते थे, या फिर आपके मर्चेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, ये उन जगहों को दे देते थे केव्स बनाने के लिए। और ये जो वेस्टर्न घाट में भी आपको मिलेंगे, जो पासेस हैं उनके पास में भी आपको देखने मिल जाएंगे वेस्टर्न घाट्स में। इस तरीके की चीजें बहुत जगह मिलेंगी। मैं बमियान के बारे में बात कर रहा हूँ, वहां पे भी बुद्धा का स्टैचू था जो आपके तालिबान के लोगों ने उसको तोड़ दिया था, उसको नष्ट कर दिया था। और जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को कनेक्ट करने वाली जगह है, जैसे आपके डेक्कन की जो सिटी है वहां से आपको निकलना पड़ेगा अगर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को कनेक्ट करना है, उनको भी कंट्रोल किया जाता था, इन्हीं पासेस के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। साथ में जो आपके ट्रैवलर्स हैं उनके लिए भी रुकने की व्यवस्था की जाती थी। बुद्धिज्म जैसे मैंने आपको बताया श्रीलंका है, म्यांमार है, थाईलैंड, इन सारी जगहों पे भी कहीं ना कहीं बुद्धिज्म पहुंचने वाला है। और पर्टिकुलरली देखा जाए तो बुद्धिज्म में जो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है उसको आप कहते हैं थेरावाडा बुद्धिज्म, जिसका पर्टिकुलर मतलब होता है टीचर। बुद्धा एज ए टीचर प्रे किया जाता है, बुद्धा को एज ए टीचर बुद्धा को माना जाता है, इसीलिए उसको आप थेरावाडा कहते हैं। और पर्टिकुलरली श्रीलंका और आसपास के इलाके में ये थेरावाडा बुद्धिज्म ही प्रैक्टिस किया जाता है। बुद्धा को आप फिजिकल फॉर्म में नहीं, एज ए टीचर आप उनकी प्रेयर करते हैं, उनको पूछते हैं, और ये काफी पॉपुलर है इन सारे इलाकों में। अब आगे हम बात करते हैं अब पिलग्रिमेज के लिए किस तरीके से क्वेस्ट चालू हुई। पिलग्रिम्स, मैंने आपको बताया अगर आप वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हैं तो भी आप एक पिलग्रिम ही हो गए। जो पीपल जो जर्नी करते थे होली प्लेसेस पहुंचने के लिए, द पीपल हु जर्नी टू विजिट होली प्लेसेस दे वर कॉल्ड पिलग्रिम्स। अब ये क्या करते थे, अकेले नहीं जाके ये ट्रेडर्स के साथ हो जाते थे, क्योंकि ट्रेडर्स वहां पे जा रहे हैं ट्रेड करने के लिए, तो आप भी उनके साथ हो जाएंगे, तो आपको कंपनी भी मिल जाएगी, साथ में आपको रास्ता भी समझ में आ जाएगा। बहुत से बुद्धिस्ट जो आपके पिलग्रिम्स हैं वो आने वाले हैं यहाँ मोनेस्ट्रीज में और ऐसी जगहों पे जो बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड है, चाहे वो बोध गया हो, चाहे वो सारनाथ हो, चाहे उसके बाद आप देखें वैशाली हो या फिर कौशाम्बी हो, ये सारी जगहों पे आने वाले हैं। सबसे पहले जो पिलग्रिम जो आए उनका नाम था फाहीन, उसके बाद जो आए उनका नाम था हुनसंग, और उसके बाद आई क्विंग। इनको मैं ऐसे याद रखता हूं, फा, ये एच भी पढ़ सकते हैं आप इसको, फा हीन। अब फाहीन में आप इसको एन को छोटा बना लें तो फा से आप समझ जाइए फाहीन, फिर उसके बाद हुनसंग, फिर उसके बाद आई क्विन। तो आप अगर इसको ऐसे पढ़ेंगे फा हीन, तो आपको याद रह जाएगा कि पहले आपके फाहीन आने वाले, फिर हुनसंग आने वाले, फिर आई क्विन आने वाले हैं, या आई सिंग कहते हैं इनको। तो तीन लोग इस तरीके से लाइन से आएंगे, क्रोनोलॉजी आपको याद रहेगी। क्रोनोलॉजी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले 400 एडी में कौन आएगा, फिर 600 एडी, फिर 650 एडी। इनका पर्टिकुलर काम था ये कि वो एडवेंचर करने आए हैं, साथ में ये बुद्धिस्ट जो टीचिंग्स है उनको कलेक्ट करके वहां ले जाने वाले हैं और बुद्धिज्म लाइफस्टाइल के बारे में सीखने वाले हैं। यहाँ पर फाहीन जो है एडवेंचर्स के लिए आए। उसके बाद यहाँ पर बहुत सी जगह बात की गई किस तरीके से जो आपके हुनसांग है उनने रिटर्न किया, वो वापस पहुंचे चाइना, उनकी रूट्स के बारे में डिस्कस किया गया है कि वो बुद्धा की एक मूर्ति लेकर और जो सोने की बनी हुई थी और सैंडलवुड की बनी हुई थी वो लेकर जा रहे हैं। इस तरीके की ये पिक्चर्स दिखाई गई हैं। और 600 मैन्युस्क्रिप्ट्स जो घोड़े पे लाद के वो ले जा रहे थे और जो ट्रांसलेट की थी उन्होंने चाइनीज में, इसके बारे में भी बताया गया है। और किस तरीके से उन्होंने बहुत सारा समय काटा, नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार में है वहां पर उन्होंने बहुत सारा समय काटा और सीखा बुद्धा के बारे में और उनकी टीचिंग्स के बारे में। अब हम बात करते हैं भक्ति मूवमेंट की। भक्ति भी बैकग्राउंड में चल रही थी आपको, जैसे मैंने बताया हमेशा बुद्धिज्म जैनिज्म की बात करेंगे, बैकग्राउंड में उपनिषद की भी बात करेंगे, फिर हमने बात की थी शंकराचार्य के बारे में। उसी तरीके से यहाँ पे भी चल रहा है। कुछ पर्टिकुलर डेटीज है उनको वर्शिप करना चालू कर दिया, जैसे शिवा है, विष्णु, दुर्गा। इन पर्टिकुलर डेटीज की भक्ति बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव लेवल पे चालू हो जाती है। आप देखने वाले जो आइडिया ऑफ भक्ति है वो भगवत गीता में दिया है, किस तरीके से कृष्ण और अर्जुन की जो चर्चा होती है और कृष्ण और जब अर्जुन को समझाते हैं कि आपको क्या करना है, क्या कर्तव्य है आपका, वो सारी बातें यहाँ पे दिखाई गई हैं। ये जो भक्ति शब्द है ये संस्कृत से लिया है। संस्कृत में भज जो शब्द है जिसका मतलब होता है टू डिवाइन और टू शेयर, तो आप बांट रहे हैं उसको भज कहा जाता है। तो जब आप भजते हैं किसी को, आप भक्ति में लीन हो जाते हैं। ये पर्टिकुलर बात की गई जिसमें है दो लोगों का इंटीमेट रिलेशन की बात है, चाहे वो भगवान का हो सकता है और आप समझिए यहाँ पर एक भक्त का और भगवान का रिलेशनशिप हो गया, गॉड एंड हिज फॉलोअर्स के लिए या फिर सब्जेक्ट के लिए या फिर उसके पीपल के लिए।
तो इस तरीके से इस रिलेशन के बारे में बताया गया। भगवत गीता में भी यही चीज कही गई है और संस्कृत में भी यही चीज ही बताई गई है, जिसका मतलब होता है आप शेयर करने वाले हैं अपने जो भी एक रिलेशनशिप है उसको। अब यहां पर आप ये देखिए कि कोई भी आदमी भक्ति कर सकता है, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको अगर भगवान से बात करनी तो उसके लिए आपको किसी पुजारी की जरूरत नहीं, किसी मंदिर की जरूरत नहीं है। ये चीज यहां पर बताएगी कि आपके लिए, आप और भगवान के बीच में, आपके भगवान और आपके बीच में कोई नहीं आ सकता। यहाँ पर एम्फेसिस दिया गया डिवोशन के ऊपर। आपको भक्ति करनी है, उसके लिए आपको आडंबर करने की जरूरत नहीं, रिचुअल्स करने की जरूरत नहीं है, जो सैक्रिफाइसेस हैं उनकी करने की जरूरत नहीं है। तो सैक्रिफाइसेस की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको डिवोशन होना चाहिए इस चीज में। आपको मन से साफ होना चाहिए, मन आपके साफ होना ज्यादा जरूरी है। उससे ही आप सही तरीके से वर्शिप कर पाएंगे, उससे ही आप सही तरीके से भक्ति कर पाएंगे। सुंदर सुंदर इमेजेस आप देखेंगे, ह्यूमन की, लॉयन की, ट्री की, ये सारी सुंदर इमेजेस आप देखने वाले हैं। और स्पेशल होम बनाया जाएगा भगवान के लिए, एक स्पेशल जगह बनाई जाएगी जिसको आप कहते हैं टेम्पल, मंदिर। भगवान के लिए एक जगह बनाई जाने वाली है जो हो जाएगा मंदिर। भक्ति होगी, मंदिर आना चालू हो जाएंगे, बहुत सारे मंदिर बनाए जाएंगे, बहुत सारी कविताएं लिखी जाएंगी, बहुत सारे स्कल्पचर्स बनाए जाएंगे। आर्किटेक्चर में भी काफी बदलाव आने वाला है और हम देखने वाले हैं मंदिर किस तरीके से बनाए जाएंगे। मंदिर में आप देखेंगे कि एक इस तरीके का एक सेक्शन होगा जो कि आपको बन जाता है गर्भगृह। यहाँ पे जो होगा इसको आप कहेंगे शिखर, और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आर्ट एंड कल्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी की नजर से, उनको हम डिस्कस करेंगे। ये आपका विदिशा में आपको ये देखने मिलेगा, विदिशा में ये चीज आपको देखने मिलेगी उदयगिरी केव्स में, किस तरीके से 12 अवतार में विष्णु भगवान जो पृथ्वी है उसको अपने दांतों में फंसाए। 12 अवतार बोर के अवतार में है और यहाँ वो अपने दांतों में अर्थ को फंसाए हुए हैं। साथ में पुराण की भी बात होगी, विष्णु पुराण, शिव पुराण, दुर्गा पुराण, इस तरीके से ब्रह्मांड पुराण, बहुत सारी पुराणें आएंगी। और यहाँ पर विमेन और शूद्रास, इनको भी छूट मिलेगी पुराण पढ़ने की। आपने पहले देखा है कि जो वेदास है वो विमेन और शूद्रास नहीं पढ़ सकते थे, पर यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर पुराण पढ़ सकते हैं। भक्ति के टाइम पे चर्चा की जाती है एक बहुत ही पॉपुलर पोएम की जो लिखी गई है अप्पर के द्वारा, जिसमें उन्होंने शिव को डिवोट की है। ये पोएम 1400 ईयर्स अगो की ये बात है। जो अप्पर थे उनके बारे में बताया गया कि ही वाज अ वेल्लेलार, जो एग्रीकल्चरल कास्ट होती है एक वेल्लेलार, उससे बिलोंग करते थे ये अप्पर। इन्होंने कहा है कि एक आदमी जिसको कोढ़ है, जिसके हाथ पैर गल रहे हैं, अगर, और उसके बाद आप देखें मैन हु रिगार्डेड एज लो बाय द ब्राह्मण एंड इवन स्कैवेंजर, तो जो आदमी कचरा बीन रहा है, जो आदमी जो आप कहेंगे डेड बॉडीज को निकाल रहा है, स्कैवेंजर जो होते हैं, जानवर मर जाते हैं तो उनको जब दफनाना पड़ता है, उनको उठा के कहीं ले जाना पड़ता है, वैसे लोग, या फिर कोई ऐसा आदमी जो किसी का नौकर है, अगर वो भी शिव की पूजा कर रहा है, उन शिव की पूजा कर रहा है जो गंगा को अपने बालों में रखे हैं, ऑफ हिम हु शेल्टर्स द गंगा इन हिज लॉन्ग हेयर्स, देन आई विल वर्शिप दैट मैन ऑल्सो। जो शिव की पूजा कर रहा है मैं उसकी भी पूजा करूंगी या करूंगा। ये चीज बताई गई है अप्पर की इस कहानी में, इस पोएम में ये लिखा गया था भक्ति के समय। हिंदू की बात करें तो हमने, आपको याद होगा चैप्टर नंबर 2 में, या नहीं सॉरी, चैप्टर नंबर 1 में ही हमने बात की थी कि किस तरीके से इंडिया का नाम इंडिया पड़ा या फिर भारत पड़ा। ये सारे हमने डिस्कशन किया था चैप्टर नंबर 1 में, आपको याद होगा। तो जो इंडस रिवर है उसको हम कहते हैं हिंदोस या फिर इंदोस, वहां से ये शब्द आता है हिंदू। जो लोग इंडस, जिसको हम हिंदोस भी कहते हैं, हिंदोस के ईस्ट में जो लोग रहने वाले हैं उन लोगों को आप कहते हैं हिंदू। तो यहां से आपका नेम डिराइव होने वाला है हिंदू, और पर्टिकुलर उनकी प्रैक्टिसेस होंगी, उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस या रिलीजियस प्रैक्टिसेस पर्टिकुलर होने वाली है। साथ में बात आती है क्रिश्चियनिटी की के 2000 साल पहले, अब आपको मैंने ये समझा दिया, यहाँ पर हम 2000 साल पहले बैठे हैं और यहाँ पर ये शून्य जो है जहाँ पे बर्थ ऑफ क्राइस्ट होता है, यहाँ पर क्राइस्ट की बर्थ हो गई। जब क्राइस्ट के बर्थ होता है बेथलेहम में, जो कि रोमन एम्पायर के अंदर था और जेरूसलम में था, यहाँ से फिर उनकी टीचिंग्स की बात चालू होती है। वो किस तरीके से अपनी टीचिंग्स देते हैं, ही स्टार्ट स्प्रेडिंग लव। और फिर वहां से क्रिश्चियन जो है केरला में भी आते हैं, जिनको हम सीरियन क्रिश्चियंस कहते हैं, ये भी वेस्ट एशिया से इंडिया में आते हैं। तो यहाँ तक हमने पूरी चर्चा कर ली, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमने क्रिश्चियनिटी की बात कर ली, भक्ति की भी बात की, हमने ट्रेडर्स की बात की, इंपॉर्टेंट सिटीज की भी बात की यहाँ पे। और बताइए और क्या क्या हमने डिस्कस किया। हमने स्कल्पचर्स की बात की, टेम्पल्स की बात की, कोस्टल जो हमारे किंग्स है उनकी बात की।